नमस्कार स्टूडेंट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की बातों को, जो है कॉमन एरर्स के बारे में। जो कॉमन एरर्स एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। अभी तक पिछले वीडियो सेशंस में 215 कॉमन एरर्स पर हम बात कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम 216वें सेंटेंस से करेंगे। शुरू करने से पहले जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं। और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब है कि हम यहाँ पर सेंटेंस में लिखे हुए प्रत्येक वर्ड का क्या फंक्शन है और उस फंक्शन के आधार पर उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए और उस हिसाब से वो दूसरे शब्दों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है और किस ग्रामेटिकल पैटर्न को, किस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को यूज़ किया गया है, फॉलो किया गया है, किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग को फॉलो करने के लिए, कन्वे करने के लिए, इन सब बातों पर यहाँ डिस्कशन होगा, एनालिसिस होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के पहले सेंटेंस से। इस वीडियो के पहले सेंटेंस से जो है 216वां सेंटेंस, किरण पब्लिकेशन 2023 एडिशन का 216वां सेंटेंस है, इस वीडियो लेक्चर का पहला है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले वही चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि सेंटेंस में गलती ढूंढने से पहले आप उसको एनालाइज करना सीखें। आपको उसकी स्ट्रक्चर देखते ही समझ में आना चाहिए कि इसमें कहाँ गड़बड़ है, कहाँ दिक्कत है, किस तरह की स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है, किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड लिखा हुआ है और एक वर्ड दूसरे वर्ड को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, किस तरह के कॉम्बिनेशन में, किस तरह के सिंटेक्स में वो है। गलती तो हमारे सामने खुद ब खुद निकल के आएगी। पहले हम अपनी अप्रोच को इतना डिटेल रखें, हम अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर लें कि एग्जामिनर हमें घुमा ना सके। देखिए, आपके पहले ही सेंटेंस में सबसे पहला जो वर्ड है आपके सामने लिखा हुआ है एक नाउन। फ्लोवर एक काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन है और काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल है इसीलिए उसमें एस लगा हुआ है, यानी कि उसको प्लूरल बनाया गया है। पहली बात तो ये समझ में आ गई। और दूसरी बात ये कि जितने भी नाउन होते हैं सेंटेंस में, या तो सब्जेक्ट की भूमिका में होते हैं या ऑब्जेक्ट की या फिर कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैं आपको पिछले कई सेशन में बता चुका हूं, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे होते हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब लगाई जाती हैं सेंटेंस में लिंक करने के लिए। उनके नाम से ही पता चल रहा है कि वो लिंक करने के लिए लगाई जाती हैं सेंटेंस में। तो लिंकिंग वर्ब लगाई जाती है लिंक करने के लिए कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से, और ये जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ सी इज़ अ डॉक्टर, तो ये जो सेंटेंस है ये इसमें ये जो इज है ये एक लिंकिंग वर्ब है, लिंक करने के लिए लगाई गई है। और ये जो डॉक्टर है ये एक नाउन फ्रेज है, इसे ही हम कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि कोई भी जो नाउन होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में हो सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट कोई भी नाउन या कोई भी नाउन फ्रेज तभी होगी जब उससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी हो और वो लिंकिंग वर्ब लिंक कर रही हो सब्जेक्ट को इस कॉम्प्लीमेंट से। ये लिंकिंग वर्ब जो है होती तो मेन वर्ब ही है, इज यहाँ पर मेन वर्ब ही है, वो हेल्पिंग वर्ब ना मान ले आप। ये जो लिंकिंग वर्ब है ये एक्शन वर्ब से अलग होती हैं। एक्शन वर्ब किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सी इज सिंगिंग, तो यहाँ पर ये जो सिंगिंग है ये एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब है, इसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। दूसरे नेचर की हमारी जो मेन वर्ब होती हैं वो लिंकिंग होती है, केवल लिंक करती हैं। सी इज़ अ डॉक्टर में सी ने कोई काम नहीं किया, इज़ यहाँ पर किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, यहाँ पर कोई एक्शन या कोई टास्क परफॉर्म नहीं किया जा रहा, केवल इज़ यहाँ पर लिंक करने के लिए लगाई गई है इस कॉम्प्लीमेंट अ डॉक्टर को सी से। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में जब भी आपके सामने कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में इतनी बात आनी चाहिए कि यार या तो ये सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब अगर ये कॉम्प्लीमेंट होता तो इससे पहले कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब अवश्य लिखी होती। यहाँ इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब होती और ये लिंकिंग वर्ब के साथ लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट होता जो किसी सब्जेक्ट के लिए लगाया गया होता और सब्जेक्ट यहाँ कहीं लिखा होता। ऐसा कॉम्बिनेशन तो आपको दिख नहीं रहा, तो कॉम्प्लीमेंट होने की संभावना तो इसकी हटाई दो। अब जो ऑब्जेक्ट की बात करें हम, तो पूरी इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट दो ही जगह आते हैं, या तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। मैंने बताया है कि जो आपकी मेन वर्ब है, जो एक्शन नेचर की वर्ब है, वो या तो ट्रांजिटिव हो सकती है या इनट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए अपने बाद नाउन या प्रोनाउन लेती हैं और उसी नाउन प्रोनाउन को उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कहा जाता है।
या फिर प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन सेंटेंस में लगाए जाते हैं किसी नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए। अगर हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है या हमें किसी भी सिचुएशन में किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में ऐड करना है सेंटेंस के किसी भाग से, तो हम प्रीपोजिशन लगाकर जोड़ते हैं। तो इस नाउन प्रोनाउन को जिसको प्रीपोजिशन की मदद से जोड़ा जा रहा है, इस नाउन प्रोनाउन को ही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो अगर आप किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कह रहे हैं तो आप तभी कह सकते हैं जब उससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब लिखी हो और उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट वो हो रहा हो, या फिर उससे पहले कोई प्रीपोजिशन लिखी हो, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो हो रहा हो। इस सिचुएशन में तो ना ट्रांजिटिव वर्ब लिखी है ना प्रीपोजिशन लिखी है, तो इसके ऑब्जेक्ट होने की संभावना भी खत्म हो गई। अब तो निश्चित तौर पर ही इस नाउन को, फ्लावर्स को, जो कि आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। इतनी बात तो हो गई। अब देखिए, एक ही वर्ड से हमें पता चल गया कि हमारा यहाँ पर शुरू में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, आगे लिखा हुआ है डेट। अभी जो डेट वर्ड है ये या तो प्रोनाउन हो जाएगा सेंटेंस में, या तो ये प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन की भूमिका में होता है। देखिए, प्रोनाउन तो पार्ट ऑफ स्पीच है, फंक्शन और पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग होते हैं। फंक्शन होता है किसी वर्ड का कि वो किस भूमिका में है, वो कर क्या रहा है सेंटेंस में, और उसी फंक्शन के आधार पर उसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है। पार्ट ऑफ स्पीच वो कैटेगरी है जिसमें किसी भी वर्ड को उसके फंक्शन के आधार पर रखा जाता है। किसी का नाम बता रहा है तो उसे नाउन की कैटेगरी में रख दिया, नाउन के पार्ट ऑफ स्पीच में रख दिया। किसी नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है तो उसको एडजेक्टिव के पार्ट ऑफ स्पीच में रख दिया। किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको वर्ब के पार्ट ऑफ स्पीच में रख दिया। किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ने के लिए आया है तो उसे प्रीपोजिशन या कंजंक्शन के पार्ट ऑफ स्पीच या कैटेगरी में रख दिया। तो किसी भी वर्ड को उसके फंक्शन के आधार पर उसकी कैटेगरी में रखा जाता है, उस कैटेगरी को ही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो डैट किसी सेंटेंस में या तो प्रोनाउन हो सकता है, या फिर ये डिटर्मिनर भी हो सकता है, और या फिर ये कंजंक्शन भी हो जाता है। ठीक है, तीनों भूमिका में ये हो सकता है। और प्रोनाउन जब होगा तो सिंपल नॉर्मल प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है, पॉइंट आउट करने के लिए, या फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, डैट को किसी भी थिंग को या पर्सन को भी रिफर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एक प्रोनाउन की तरह। जैसे मैं लिख सकता हूं डैट इज माई डॉग। ठीक है, पॉइंट आउट करने के लिए डैट इज माई डॉग। जो दूर है, जो टाइम या स्पेस में दूर है, डिस्टेंट है, उसको पॉइंट आउट करने के लिए। जो करीब है, जो टाइम में या डिस्टेंस में आपके करीब है, उसको आप कहोगे दिस इज माई डॉग, दिस इज माई कार। जो दूर है आप उसको कह सकते हो डैट इज माई डॉग, डैट इज माई लिटिल गर्ल, डैट इज माई कार। ठीक है, तो पॉइंट आउट करने के लिए आप डैट को एक प्रोनाउन की तरह यूज कर लेते हैं। इसके अलावा ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हो जाता है, डिटर्मिनर भी हो जाता है, कंजंक्शन भी। अब देखिए, डिटर्मिनर होता तो अवश्य ही किसी नाउन के साथ लगा होता, किसी नाउन से पहले लगा होता उस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। तो यहां पर कोई नाउन लगा है क्या? नहीं लगा, तो डिटर्मिनर तो ये है नहीं। पॉइंट आउट करने के लिए भी ये यूज नहीं हो रहा। यहां पर तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की भूमिका में है। कैसे पता चला मुझे रिलेटिव प्रोनाउन की भूमिका में है? रिलेटिव प्रोनाउन की भूमिका में है मुझे ऐसे पता चला क्योंकि पहली बात तो ये जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट हो रहा है इस वाले प्रेडिकेट का, भाई इसके सीधे बाद यहां पर एक मेन वर्ब लगी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मैंने आगे देखा नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म पिक्ड लगी है, जस्ट लगा है एडवर्ब, तो यहां पर तो आगे तो इसके बाद प्रेडिकेट आ गया सीधा। अब ये प्रेडिकेट है तो ये प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट हो रहा है, पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कंजंक्शन की भूमिका में भी है। अभी कैसे पता चला कंजंक्शन की भूमिका में? भाई एक क्लोज तो ये हो गई और दूसरी क्लोज वो हो जाएगी जो इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का प्रेडिकेट लिए हुए होगी। भाई फ्लावर सब्जेक्ट है तो इसका प्रेडिकेट भी तो कहीं होगा, वो मेन वर्ब भी तो होगी जिसके लिए सब्जेक्ट हुआ है। तो इन दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की भूमिका में भी है और प्रोनाउन होते हुए इसका सब्जेक्ट भी हो रहा है और लिखा हुआ है इस एंटीसीडेंट के लिए। भाई ये जो प्रेडिकेट लिखा हुआ है डेट आर जस्ट पिक्ड, ये इस फ्लावर के लिए तो लिखा हुआ है। तो जब ये डेट
अपने एंटीसीडेंट के लिए लिखा जाए, एंटीसीडेंट को रिलेट करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लोज में ये डैट लिखा जाए तो ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और बाय डिफॉल्ट जो सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो कंजंक्शन भी होते हैं, और किसी कंजंक्शन की तो उनके साथ आवश्यकता होती नहीं है। तो यहाँ पर ये जो डैट लगा हुआ है हमारा, ये रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, और बाय डिफॉल्ट सारे रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन हो ही जाते हैं। और चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन है तो अपने एंटीसीडेंट के लिए लगा हुआ है, उस नाउन के लिए, नाउन फ्रेज के लिए जो इससे पहले आई है। एंटीसीडेंट मतलब पूर्वगामी, जो इससे पहले आई हो। ठीक है, एंटीसीडेंट के लिए लगा हुआ है, एंटीसीडेंट को रिलेट कर रहा है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बन ही जाएगा इस वाली क्लोज का। मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ आगे की चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि यहाँ पर ये जो नाउन है ये सब्जेक्ट की फंक्शन में है, और ये जो डैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है हमारा, और रिलेटिव प्रोनाउन लिखे जाते हैं अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करने के लिए इस क्लोज में, इस सबऑर्डिनेट क्लोज में। इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोला जाता है क्योंकि ये सबऑर्डिनेट लेवल पर होती है, सब स्टैंडर्ड पर होती है मेन क्लोज की अपेक्षा। ठीक है, इस सबऑर्डिनेट क्लोज का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, ये सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, और कंजंक्शन तो ये हो ही गई बाय डिफॉल्ट सारे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इतनी बात डैट के बारे में समझ में आ गई। अब डैट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, आर जस्ट पिक्ड, ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और बी, और ये जस्ट लग गया एडवर्ब, इस वर्ब को एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, एडवर्ब की तरह काम करते हैं, जस्ट ओनली। अब ये जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन है, मैंने इसके बारे में दो बातें आपको बताई थी कि ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दो सिनेरियो में देखने को मिलेगी। एक तो ये पैसिव को बता रही हो कि पैसिव स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, जहां पर भी आपको पैसिव स्ट्रक्चर मिलेगी वहां पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। आप कोई भी एक्टिव दे दो मुझे, मैं उसका पैसिव बनाऊंगा तो मैं स्वतः ही उसको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सी इज राइटिंग अ सॉन्ग। ठीक है, वो एक राइटर है, सॉन्ग लिख रही है, सी इज राइटिंग अ सॉन्ग। इसका पैसिव बनाओ तो जरा, मैं क्या करूंगा पैसिव बनाने के लिए, आ सॉन्ग को शुरू में लाऊंगा, इज राइटिंग का क्या करूंगा, इज बीइंग रिटन करूंगा। ठीक है, इज बीइंग रिटन और बाई हर कर दूंगा, यही तो करता हूं मैं पैसिव के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर क्या लिखा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इस मेन वर्ब को मैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ले आता हूं, इज ऐसे का ऐसे ही रहता है। तो यहां पर ये जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी रहती है, ये पैसिव स्ट्रक्चर को बताती है। एक सिनेरियो और पॉसिबल होता है इसका, वो ये कि हो सकता है किसी सेंटेंस में, किसी सिंटेक्स में, किसी स्ट्रक्चर में कि ये जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है पैसिव स्ट्रक्चर को ना बता के बी बता रही हो एक लिंकिंग वर्ब को, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में लगी हो। भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव भी तो हो जाती है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं हो जाती है क्या, पास्ट पार्टिसिपल हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा सी इज डेड, या मैं यहां पर इसको बता देता हूं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसलिए मैं बार बार बताता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे नए हो सकते हैं तो उनको ऐसा ना लगे कि सर क्या बता के स्किप करके आगे निकल गए। 5-10 मिनट लेक्चर में थोड़े ज़्यादा लग जाएंगे, बट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, सी इज डेड। अब ये लिंकिंग वर्ब है और ये वर्ब की ये एक एडजेक्टिव है, डेड एक एडजेक्टिव है। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा सी इज टायर्ड, ये लिंकिंग वर्ब हो गई, और ये जो है ये एडजेक्टिव है। और कैसे एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये पैसिव है, पैसिव तब कहा जाता है जब एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो। भाई अभी मैंने आपको एक पैसिव बना के दिखाया था, सी इज राइटिंग अ सॉन्ग। इस अगर आप इस सेंटेंस को यहाँ पर नोटिस करें तो ये जो एक्टिव स्ट्रक्चर मैंने लिखी है, सी इज राइटिंग अ सॉन्ग, इसका जो सब्जेक्ट है सी, वो डूअर भी है। भाई इस एक्टिविटी को करने वाला कौन है, सी।
लेकिन अगर इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है। सोंग ने ये काम नहीं किया लिखने का। जो डूअर है वो तो बाई प्रीपोजिशन के द्वारा बाद में लिखा गया है, ये लिखा है, ये है डूअर। तो पैसिव स्ट्रक्चर में लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट उसका डूअर नहीं होता, उसका कर्ता नहीं होता। कर्ता या डूअर कोई और होता है जो बाई प्रीपोजिशन के बाद लिखा रह सकता है और उसको कई सिचुएशन में हटा भी दिया जाता है। तो यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर में लिखा हुआ एक्शन डन बाय समबडी एल्स होता है, समबडी एल्स देन सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के अलावा किसी और के द्वारा किया गया एक्शन होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि एक्शन किसी और के द्वारा किया गया है, सब्जेक्ट के द्वारा नहीं, यानी कि उस एक्शन को करने वाला कोई तो होगा, भले सब्जेक्ट ने नहीं किया लेकिन कोई तो होगा उस एक्शन को करने वाला। हालांकि वो बाई प्रीपोजिशन के बाद लिखा होगा, कई सिचुएशन में उसको हटा भी दिया जाता है अगर वो अनइम्पोर्टेंट है तो जब भी आपको ऐसा लगे कि एक्शन डन बाय समबडी एल्स की संभावना है, ये एक ऐसा एक्शन है जो किसी के द्वारा किया गया होगा, तो आप उसको पैसिव स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने एक ऐसा एक्शन लिखा है जिसका कोई डूअर नहीं होगा, वो अपने आप टायर्ड की स्टेट में आई है, किसी ने उसको थकाया नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी ने उसको थका दिया, वो अपने आप ही कुछ काम कर रही थी और टायर्ड की स्टेट में आ गई, तो एक्शन डन बाय समबडी एल्स नहीं है, वो इस स्टेट में खुद आई है। यानी कि अब ये जो टायर्ड है ये किसी एक्शन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, अब ये केवल एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि ये स्टेट भी एक एक्टिविटी के बाद ही आई होगी, वो कोई ऐसा काम कर रही होगी जिससे उसके ऊपर फिजिकल बर्डन पड़ा और फिर ये स्टेट आई, तो ये स्टेट भी किसी एक्टिविटी के, किसी एक्शन के बाद ही आई होगी। लेकिन ये एक्शन किसी और के द्वारा नहीं किया गया, अपने आप ही आया, अपने आप ही वो इस स्टेट में आई। ये है मेरे कहने का मतलब। तो इस सिचुएशन में अब आप इसको इस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप पैसिव कंसीडर करने की बजाय इसको लिंकिंग वर्ब और इसको एडजेक्टिव कंसीडर करें। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हो जाती है जब वो किसी नाउन को मॉडिफाई करे या किसी नाउन प्रोनाउन के लिए कॉम्प्लीमेंट हो जाए, और उसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। लिख नहीं देते क्या हम, एजुकेटेड वुमन लिख दिया मैंने, एजुकेटेड वुमन, वुमन नाउन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हो गया इसके लिए। तो जब आप एजुकेटेड वुमन लिख सकते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द वुमन इज एजुकेटेड। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोनों संभावनाएं हैं, हो सकता है उसे किसी ने एजुकेट किया हो, यूनिवर्सिटी ने, गवर्नमेंट में। तो अगर आपको ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि ये एक्शन किसी के द्वारा संभव है, किसी के द्वारा किया जाना संभव है, तो आप इसको पैसिव कंसीडर कर लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक्शन डन बाय समबडी एल्स नहीं है, खुद ही वो एजुकेटेड की स्टेट में आई होगी, पढ़ लिख के मेहनत की होगी, तो अब आप इसको लिंकिंग वर्ब और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव कंसीडर करें। एडजेक्टिव कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल। दिस इज द डिफरेंस। तो यहां पर आप ये जो आपके सामने लिखा हुआ है फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड, दैट आर पिक्ड पर फोकस कीजिए। दैट आर पिक्ड, आपको क्या लगता है, मैं इसको पैसिव कंसीडर करूं या इसको लिंकिंग वर्ब और इसको एडजेक्टिव, लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन कंसीडर करूं, बताइए। देखिए इसका पैसिव संभव है, क्योंकि पिक का मतलब क्या है, पिक का मतलब मैं आपको बता देता हूं। पिक वर्ब का मतलब अगर आप जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसको पैसिव स्ट्रक्चर में कंसीडर किया जा सकता है। पिक, पिक का मतलब है टू टेक। पहली बात तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट होगा, और जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी पैसिव स्ट्रक्चर संभव है। भैया सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनाया जा सकता है। मैं आपको ये बात बता चुका हूं चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट लगा रहता है, और पैसिव बनाते हुए हमें इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अगर मैं आपसे कहूं सी वेंट, इसका पैसिव बना दो, तो आप बना दोगे क्या? इसका पैसिव कोई ग्रामेरियन नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता इसका पैसिव कोई भी ग्रामेरियन? क्योंकि वेंट आपकी इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन प्रोनाउन नहीं लेती। बिना किसी नाउन प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के ही इनका मीनिंग, इनका सेंस कंप्लीट हो जाता है।
तो जब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो सब्जेक्ट बनाओगे किसे? बना ही नहीं पाओगे। इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव पॉसिबल नहीं है, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव स्ट्रक्चर संभव है, चूंकि उनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहता है। तो ये जो पिक हमारी वर्ब है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और इसका मीनिंग क्या होता है? टू टेक समथिंग एंड लीव अदर्स। हमने देखी 5-6 चीजें वहां रखी हुई हैं, उसमें से 2 उठा ली, बाकी वही छोड़ दी। तो हमने उन 2 को क्या किया? पिक कर लिया। तो जिसे पिक करोगे वही तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पिक समथिंग एंड लीव अदर्स। तो पिक जो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। एक मीनिंग तो ये हो गया इसका। और दूसरा इसका मतलब हो जाएगा टू रिमूव और सेपरेट समथिंग, जैसे आपका इस सेंटेंस में यूज हो रहा है। भाई कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में कुछ लगा हुआ है, उसको हमने रिमूव कर दिया, सेपरेट कर दिया उस मेन सिस्टम से, तो हमने क्या कर दिया? पिक कर दिया। ऐसे ही आपका इसी सेंटेंस में यूज हो रहा है, फ्लावर दैट आर जस्ट पिक्ड। तो फ्लावर ऐसे थोड़ी ना होंगे, फ्लावर तो पेड़ों पर लगे होंगे। यहाँ पर इस तरह का कोई पेड़ होगा और यहाँ पर एक फ्लावर लगा हुआ है, यहाँ पर एक फ्लावर लगा हुआ है। तो आपने क्या किया? इस सिस्टम से इन फ्लावर्स को रिमूव कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो यहां पर ये जो पिक है ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। चूंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया और पैसिव स्ट्रक्चर कंसीडर की जा सकती है। तो ये आपके सामने जो आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, आप इसे पैसिव स्ट्रक्चर ही मानकर चलेंगे। ठीक है। देखो मैंने लिखा वी पिक फ्लावर्स, ये लिखा मैंने। क्या है ये? एक्टिव है। पैसिव बनाना जरा इसका, पैसिव बनाइए इसका। क्या बनाओगे पैसिव में? फ्लावर्स आर पिक्ड बाय अस। उसने बाय अस यहां पर लिखा नहीं क्योंकि उसको इंपॉर्टेंट नहीं लगा। वी का मतलब ऑल द पीपल तो रिफर कर रहा है, ऑल सभी लोगों को रिफर कर रहा है ना। पीपल पिक फ्लावर्स, तो फ्लावर्स आर पिक्ड बाय द पीपल या बाय अस। उसने यहाँ पर ये बाई प्रीपोजिशन के बाद डूअर लिखा नहीं। तो क्या आप फ्लावर्स आर पिक्ड को, इसी फ्लावर्स की जगह ये डैट लगा हुआ है, इसी एंटीसीडेंट को तो रिलेट कर रहा है, तो क्या आप फ्लावर्स आर पिक्ड को पैसिव कंसीडर नहीं करेंगे? बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर लिख के दिखाया मैंने। भाई यही सिनेरियो तो यहाँ पर दिया गया आपको, और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया होगा पैसिव की स्ट्रक्चर में लाने के लिए। तो ये आपके सामने डैट आर जस्ट पिक्ड। डैट हो गया आपका जो है सब्जेक्ट, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। आर हो गया बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर हो गई। ये पैसिव स्ट्रक्चर होगी, और जस्ट हो गया एक एड वर्ब एम्फेसाइज करने के लिए पिक को। इतनी बात हो गई। अब देखो ये वाला जो यहाँ पर ये बिगिंस आ गया, इसके बाद क्या आ गया? बिगिंस आ गया। बिगिंस क्या है? मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, मेन वर्ब है यहाँ पर। और चूंकि फ्लावर्स यहाँ पर प्लूरल था, प्लूरल काउंटेबल नाउन था, तो बिगिंस तो होना नहीं चाहिए। पहली बात तो बिगिन होना चाहिए। भाई अगर मेन वर्ब इस्तेमाल हो रही है, भाई एक तो सबऑर्डिनेट क्लोज ये लग गई, इसको हम कहते हैं रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़कर बनी है, और रिलेटिव क्लोज आई किसके लिए है? इस नाउन के लिए आई है। भाई रिलेटिव प्रोनाउन हमने क्यों लगाया था? इस फ्लावर्स के लिए लगाया था। और ये पूरी की पूरी जो रिलेटिव क्लोज लगाई गई है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन से जोड़कर ये जो पूरी की पूरी सबऑर्डिनेट क्लोज या रिलेटिव क्लोज लगाई गई है, ये इस नाउन के लिए लगाई गई है। तो चूंकि नाउन के लिए लगाई गई है, तो नाउन के लिए आने वाले किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेज को, किसी भी क्लोज को मैं कहता हूं एडजेक्टिव। तो चूंकि ये क्लोज है, तो ये रिलेटिव क्लोज क्या कही जानी चाहिए? एडजेक्टिव क्लोज कही जानी चाहिए इस फ्लावर्स नाउन के लिए। इतनी बात हो गई। तो नाउन यानी कि जो सब्जेक्ट हो रहा था हमारा, और उसके बाद उसकी एक एडजेक्टिव क्लोज लग गई जो कि एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। डैट
एक सब्जेक्ट हो रहा था जिसने अपना प्रेडिकेट ले लिया, उसके बाद हमारी मेन क्लोज स्टार्ट हो गई दोबारा से, और मेन क्लोज में भी प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया उस सब्जेक्ट के लिए। भाई सब्जेक्ट लिखा था तो उसका प्रेडिकेट कहीं तो आएगा, तो यहां पर हमारी वो मेन वर्ब आ गई। अब ये जो मेन वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, फ्लोवर्स, जो कि प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हमें यहां पर लगानी चाहिए बिगिन। बिगिन यहां पर मेन वर्ब हो गई। अब आगे देख लेते हैं क्या है, इसको मैं रेज कर देता हूं। देखिए ये जो बिगिन है ना, ये हमारी जो मेन वर्ब लगी हुई है, पहली बात तो बिगिन्स नहीं होगी, बिगिन हो जाएगी। दूसरी बात ये कि ये जो वर्ब है, हम जैसी हमारे सामने मेन वर्ब आती है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है या एक्शन नेचर की वर्ब है। अगर लिंकिंग नेचर की वर्ब है तो इसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा और ये लिंक करने के लिए आई होगी। अगर एक्शन नेचर की वर्ब है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। लिंकिंग नेचर की तो है नहीं, बिगिन तो एक एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब है, एक एक्टिविटी की नेचर की वर्ब है। तो एक्शन नेचर में भी ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। देखिए इन चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है, इन चीज़ों से हमें पता चलेगा कि आगे बिगिन के बाद आगे लिखा क्या जाना है, और जो लिखा जाना है वो सही है या गलत है। अगर ट्रांजिटिव होगी तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। और अगर इनट्रांजिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट तो उसके बाद आ नहीं सकता, यानी कि कोई नाउन प्रोनाउन तो आ नहीं सकता, फिर आप एडवर्ब लिख सकते हो। अब एडवर्ब में भी कौन सा वाला एडवर्ब आएगा उसमें भी आगे बात होगी, ठीक है। तो मेन वर्ब का जब भी आपके सामने मेन वर्ब आती है तो उसमें बेसिक बातें हमेशा नोटिस करें कि मेन वर्ब आपकी लिंकिंग नेचर की है या एक्शन नेचर की है। अगर आपकी कहीं मेन वर्ब लिंकिंग नेचर की होती तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता, और कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब देखिए वर्ब के बाद सीधे एडजेक्टिव लिखा हुआ मिल जाता आपको, तो मेन वर्ब के नेचर से आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि उसके बाद क्या आना है क्या नहीं। सेंटेंस की स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का यही बेस्ट तरीका है। आप इसको एक बार घर पे कर लें, 400-500 सेंटेंस के साथ आपने ऐसा कर लिया, आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा, चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, एग्जामिनर आपको किसी भी सेंटेंस में नहीं घुमा सकता। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेन वर्ब लिंकिंग नेचर की तो है नहीं, एक्शन नेचर की है। एक्शन नेचर में भी ये ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इनट्रांजिटिव भी, और ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं जो सिंटैक्स के हिसाब से, जो मीनिंग के हिसाब से, सिचुएशन के कंटेक्स्ट के हिसाब से ट्रांजिटिवली भी फंक्शन कर जाती हैं और इनट्रांजिटिव फंक्शन में भी आ जाती हैं। ट्रांजिटिव होंगी तो उनके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा होगा, इनट्रांजिटिव होंगी तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होगा। तो यहां पर ये ट्रांजिटिवली यूज हो रही है, इनट्रांजिटिवली देखने के लिए, चेक करने के लिए आगे की थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लो, भाई मीनिंग से तो पता चल ही जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, टू रोट लिखा हुआ है, 2 + V1 लिखा हुआ है, यानी कि इन्फिनेटिव लिखा हुआ है। अब ये जो इन्फिनेटिव है ये नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी। अब चूंकि नाउन हो सकता है तो ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी और कॉम्प्लीमेंट भी। अच्छा कॉम्प्लीमेंट का तो यहाँ पर स्कोप नहीं, क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब तो लगी नहीं, मैंने पहले ही मना कर दिया कि ये लिंकिंग नेचर की वर्ब नहीं है। लिंकिंग नेचर की मुख्य वर्ब मैंने आपको बता रखी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतना ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। सब्जेक्ट होने का यहाँ पर कोई स्कोप नहीं, सब्जेक्ट तो हमने पहले ही ले लिया, भाई एक प्रेडिकेट के लिए कितने सब्जेक्ट लेंगे, आगे तो कोई प्रेडिकेट है नहीं, प्रीपोजिशनल फ्रेज लगी है, प्रीपोजिशन उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट जो कि सही लिखा है। और ऑब्जेक्ट ये हो सकती है, ऑब्जेक्ट ये हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि टू रोट यहाँ पर इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट हो रही हो और फिर हम बिगिन को ट्रांजिटिव फंक्शन में मानेंगे। तो क्या मीनिंग के हिसाब से बिगिन को यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब होना है, क्या उसको ऑब्जेक्ट होना है? और अगर वो इंट्रांजिटिव हो रही है तो वो उसका टू रोट इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। अगर आप बिगिन को ट्रांजिटिव कंसीडर करते हैं तो टू रोट इन्फिनेटिव को नाउन कहेंगे और इसको कहेंगे टू रोट को ऑब्जेक्ट हो गया बिगिन का। लेकिन अगर आप बिगिन को इंट्रांजिटिव कंसीडर करते हैं तब आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, नाउन नहीं कह सकते। फिर आप
टू प्लस V1 इन्फिनेटिव यानी कि टू रोट को एडवर्ब कंसीडर करेंगे। एडजेक्टिव होने का तो है स्कोप नहीं, एडजेक्टिव होता तो किसी नाउन प्रोनाउन के लिए आया होता। तो सोचिए कि क्या हो सकता है। देखो बिगिन का मीनिंग ऐसा है कि ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी हो जाती है, लेकिन यहां मीनिंग ऐसा नहीं है कि वो ट्रांजिटिव हो, यहां पर वो इंट्रांजिटिव कंसीडर की जाएगी। ठीक है, क्योंकि फ्लोवर्स ने किसी को शुरू नहीं किया। ऐसा नहीं है कि फ्लोवर्स आए और उन्होंने टू रोट कोई चीज थी, कोई प्रोसेस थी, उसको शुरू कर दिया, वो खुद रोट होना शुरू हो गए। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि बिगिन का इफेक्ट टू रोट ऑब्जेक्ट पर या इस प्रोसेस पर या इस एक्टिविटी पर ट्रांसफर होना है, इसलिए इसको इंट्रांजिटिव कंसीडर करना ज्यादा सही रहेगा मीनिंग के हिसाब से। बिगिन को डिक्शनरी पर डालकर देखेंगे तो ये चीजें क्लियर होंगी। यानी कि टू रोट जो लिखा हुआ है इन्फिनेटिव, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर आप इसको एडवर्ब ही कंसीडर करके चलोगे। और एडवर्ब किसके लिए? बिगिन के लिए। ठीक है, इतनी बात हो गई यहां तक। अब ये इन क्या लगाया है? इन प्रीपोजिशन लगाया है और इस प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगाया 15 सेकेंड। इन 15 सेकेंड ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या लगा है? एडवर्ब ऑफ टाइम लगा हुआ है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, इनको प्रीपोजिशनल फ्रेज कह दिया जाता है क्योंकि प्रीपोजिशन से जोड़ के बनी होती है, लेकिन इनका फंक्शन सेंटेंस में कुछ और होता है। इनका फंक्शन सेंटेंस में होता है एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। एडजेक्टिव का फंक्शन में तब आती है ये जब किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए लगी हो। एडवर्ब के फंक्शन में तब आएंगी जब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए लगाई गई हो। भाई प्रीपोजिशन का फंक्शन मैंने क्या बताया? प्रीपोजिशन का फंक्शन है अपने बाद लिखे जाने वाले किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये इन प्रीपोजिशन 15 सेकंड को सेंटेंस के किस भाग से जोड़ रहा है। तो यहां पर ये किससे जोड़ रहा था? इस वर्ब से जोड़ रहा था। टू रोट इन्फिनेटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और उसमें वर्ब वाला पार्ट है रोट। तो रोट की तो बात बताई गई है कि रोट कितने सेकंड में हो जाता है। वो 15 सेकंड यहां पर रोट से जुड़ने के लिए आया है। इन प्रीपोजिशन ने 15 सेकंड को रोट से जोड़ा है, रोट के टाइम को बताया है, वर्ब के टाइम को बताया है। चूंकि वर्ब के बारे में बताया है तो एडवर्ब, चूंकि वर्ब का टाइम बताया है तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई। इस तरह से आप सेंटेंस को एनालाइज करेंगे। ये हो गए आपके 216। 17वें सेंटेंस पर चलते हैं। यू हैवंट रेस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन डिडंट यू। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन है इसमें भी कुछ चीज़ें बताने के लिए। यू आपके पास एक प्रोनाउन है। जैसे ही आपके सामने कोई नाउन प्रोनाउन आता है, दिमाग में आपके एक ही बात आनी चाहिए कि या तो ये सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट होने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इससे पहले लिंकिंग वर्ब लिखी होनी चाहिए थी। लिंकिंग वर्ब इससे पहले लिखी नहीं है। लिंकिंग वर्ब है हमारी जो मुख्य है, जो मैं जानता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में घुमा कर आती रहती हैं, वो है बी, बिकम, गो, गेट, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीम, अपीयर, टर्न, स्टे, रिमेन, साउंड, कीप, रीच, प्रूव, स्टैंड। ये मुख्य लिंकिंग वर्ब है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या जो जनरल या एडवांस ग्रामर हमारे सामने आती है उसमें पूछी जाती है, उसमें आती रहती है। तो कॉम्प्लीमेंट अगर आप यू प्रोनाउन को कहोगे तो इससे पहले लिंकिंग वर्ब लिखी होनी चाहिए थी। लिखी है क्या? नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट तो ये है नहीं। ऑब्जेक्ट अगर यू को कहोगे तो इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन होनी चाहिए थी, नहीं लिखी, तो ऑब्जेक्ट भी ये नहीं है। तो निश्चित तौर पर ही यू ऑफ सब्जेक्ट है। इतनी बात क्लियर हो गई। हैवेंट का मतलब और कुछ नहीं है, हैव नॉट ही लिखा है। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी है। हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट यहां पर एडवर्ब हो गया, और ये लिखी है आपकी मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है पूरी इंग्लिश ग्रामर में कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। कंप्लीशन का मतलब परफेक्शन। परफेक्ट किसी चीज को आप तब कह सकते हैं, आपने कोई कार ली, उसका कलर भी कंप्लीट है, कलर भी सही है, कलर में भी कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसके टायर भी एकदम ओके हैं, उसका इंजन भी एकदम ओके है, उसका माइलेज, उसका एवरेज भी एकदम ओके है, ठीक है, और उसका कंफर्ट, उसकी लग्जरी भी सही है, देखने में भी अच्छी लग रही है। मतलब उसमें किसी भी एडिशन की या किसी भी डिलीशन की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट है, तभी आप उसको परफेक्ट कह सकते हैं।
तो वो सारी चीज़ें जो अपने आप में कंप्लीट होती हैं, उनमें किसी एडिशन की या डिलीशन की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें ही परफेक्ट कहा जाता है। तो कंप्लीशन को ही परफेक्शन कह देते हैं। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम लगाते हैं कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, परफेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। नोट एक एडवर्ब है जिसको मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है। हैव नोट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दिया हैवेंट, इतनी बात हो गई। यू हैवेंट रिस्पोंडेड। अभी जो रिस्पोंड है ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं, और ले भी नहीं रही। क्या आ रहा है? टू आ रहा है, टू प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया यहां पर आपकी एक नाउन फ्रेज, इन्विटेशन नाउन हो गया, और माई हो गया डिटरमिनर। अब देखिए टू जो प्रीपोजिशन है ये लगाया जाता है रिसिपिएंट के लिए। ये रिसिपिएंट यानी कि ये जो इसने जो रेस्पॉन्स, इसका जो रेस्पॉन्स है उसका रिसिपिएंट क्या था? माई इन्विटेशन। ठीक है, टू प्रीपोजिशन लगाई जाती है। यू हैवेंट रेस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन, ये नाउन फ्रेज इस प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट होगी, पूरी की पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये क्या लगा हुआ है? डिडंट यू। देखिए डिडंट लगी हुई है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डिड नॉट की, और ये यू। एक्चुअली में पूरा एक सेंटेंस लिखा आपने, एक इंफॉर्मेशन दी, और उस इंफॉर्मेशन को देने के बाद आपने एक एडिशनल स्टेटमेंट लगा दिया। इसको हम कहते हैं एक एडिशनल स्टेटमेंट। और ये एडिशनल स्टेटमेंट लगाए जाते हैं दी हुई इंफॉर्मेशन पर लिसनर का रिस्पॉन्स जानने के लिए। और चूंकि ये क्वेश्चन होते हैं, रिस्पॉन्स जानने के लिए लगाए जाते हैं, रिस्पॉन्स जानने के लिए पूछे जाते हैं, चूंकि ये क्वेश्चन है तो इनको कहा जाता है क्वेश्चन टैग। इनके बारे में हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ने पढ़ा हो, कुछ ने ना पढ़ा हो, लेकिन ये क्वेश्चन टैग या यूं कहिए कि ये एडिशनल स्टेटमेंट जो कि एक क्वेश्चन के रूप में है, एक इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एडिशनल स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन टैग लगाए जाते हैं दी हुई इंफॉर्मेशन पर लिसनर का रेस्पॉन्स जानने के लिए। जो हमने बोला है उस पर आपका रिस्पॉन्स क्या है, ऐसा ही है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन टैग लगाया गया है ये इस इंफॉर्मेशन पर रिस्पॉन्स जानने के लिए लगाया गया है। यानी कि ये क्वेश्चन टैग जिसके बारे में है वो यही तो सब्जेक्ट है भाई। इस इंफॉर्मेशन का जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के बारे में ही ये क्वेश्चन टैग है। तो यहाँ पर ये जो प्रोनाउन आता है क्वेश्चन टैग में, ये वही प्रोनाउन होता है जो पर्सन यहाँ पर होता। अगर यहाँ पर राम लिखा होता तो राम के लिए प्रोनाउन क्या आ जाता? ही आ जाता। यहाँ पर यू लिखा है तो हमने क्या लगाया? प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में यू। एक चीज तो आप ये ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन टैग एक रेस्पॉन्स है इस दी गई इंफॉर्मेशन पर, और ये उसी सब्जेक्ट के बारे में है जो सब्जेक्ट इस इंफॉर्मेशन कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन होना चाहिए वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, इसके साथ बैलेंस में होना चाहिए। एक चीज तो ये ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज ये कि अगर ये इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है तो आप क्वेश्चन टैग को नेगेटिव रखेंगे। ये इनको पूछने का तरीका है, ये कहने का तरीका है। और अगर क्वेश्चन टैग अगर ये इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग को रखेंगे नेगेटिव, और अगर ये इंफॉर्मेशन नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग को रखेंगे पॉजिटिव। तो ये तो यहाँ पर तो नोट लगा हुआ था, तो यहाँ पर डिड नोट नहीं आना चाहिए था, नोट की आवश्यकता ही नहीं थी, नोट को तो हटा दो। जब इंफॉर्मेशन आपकी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग को आप पॉजिटिव रखेंगे, अफर्मेटिव में रखेंगे। इतनी बात ये हो गई। और तीसरी बात ये कि चूंकि ये एडिशनल स्टेटमेंट रिस्पॉन्स है इस वाली इंफॉर्मेशन पर, तो जो टेंस आप इस वर्ब का यूज कर रहे हैं, इस सेंटेंस में जो आपने जो वर्ब का टेंस यूज किया है, ये क्वेश्चन टैग भी उसी टाइम में उसी टेंस में जाना चाहिए। उसी टाइम में उसी टेंस को रिप्रेजेंट करने वाली आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहां पर आपने लगा रखा है डिड जो कि पास्ट है, और ये आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्रेजेंट में और रेस्पॉन्स जान रहे हैं पास्ट में। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, टाइम के साथ सिंक्रोनस नहीं है। जो आपने इंफॉर्मेशन दी वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट उसका टेंस है, और परफेक्शन उसकी स्टेट है, कंप्लीशन की स्टेट में है। लेकिन एडिशनल स्टेटमेंट में जो आपने रेस्पॉन्स मांगा है वो पास्ट के किसी सिनेरियो के बारे में मांग लिया,
ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई चीज खत्म अभी हुई और रेस्पॉन्स आप उसका 4 साल पहले का मांग रहे हैं लिसनर से। तो ये जो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो उसी टेंस के अकॉर्डिंग होगी, वो उसी टाइम में होगी जिस टाइम में आपकी ये मेन इंफॉर्मेशन है। तो आपने यहां पर डिड यूज कर लिया, ये गलत हो गया। आपको करना चाहिए था यहां पर हैव यू। भाई यू प्रोनाउन हो गया, चूंकि यहां पर आपका सब्जेक्ट यू था। नोट की यहां पर आवश्यकता नहीं थी क्योंकि आपका जो मेन इंफॉर्मेशन थी वो नेगेटिव थी, तो क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव रखोगे। हेल्पिंग वर्ब आप वही लगाओगे जो यहां पर टेंस में है। ठीक है, हैव यू इसका सही आंसर हो जाएगा। यही आपके सेंटेंस में गलती थी। 217वां सेंटेंस आपका हो गया है। 218वें पे चल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप ऑफ प्लांट्स। अकॉर्डिंग टू, ये पूरी की पूरी कंपाउंड प्रीपोजिशन है, या प्रीपोजिशन कहा जाता है इसे। दो शब्दों से मिलकर बनी हुई किसी प्रीपोजिशन को कंपाउंड प्रीपोजिशन या मल्टी वर्ड या 2 वर्ड या 3 वर्ड प्रीपोजिशन कह दिया जाता है। ये सब प्रीपोजिशन के फंक्शन में होती है। ठीक है, अब इस प्रीपोजिशन टू के बाद लगा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट सम एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स नाउन हो गया, सम हो गया डिटरमिनर। ये जो, चलो अभी इसके बारे में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू की तरह ही एक और प्रीपोजिशन है, इन अकॉर्डेंस विद। ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लगभग इसी के मीनिंग में होती है। जो अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या है, इन कंप्लाई विद। ठीक है, इसके हिसाब से ऐसे हो, इन अकॉर्डेंस विद, ऐसी ही एक प्रीपोजिशन है, सेम मीनिंग है। ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज ही है, विद प्रीपोजिशन लगा हुआ है। एक चीज और आपको यहां पर कंफ्यूज कर सकती है इन अकॉर्डेंस विद में और अकॉर्ड विद में। ये जो अकॉर्ड विद है ये एक वर्ब फ्रेज है। अकॉर्ड यहां पर मेन वर्ब होती है और चूंकि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है तो विद यहां पर प्रीपोजिशन लगा दिया जाता है। जैसे कि यहां पर एक सेंटेंस में आपको लिखकर बताऊं, देखो मुझ पर ये ब्लेम किया जाता है, मुझ पर ये आरोप लगाया जाता है कि मेरे लेक्चर थोड़े से लंबे हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ 5 सेंटेंस और लेक्चर है 1.5 घंटे का। कुछ लेक्चर तो आपको 2 घंटे के ही मिलेंगे, पौने 2 घंटे के तो आम बात है, 1-1.5 घंटे का तो बहुत ही नॉर्मल है। तो ये आरोप मुझ पर लगाया जाता है कि 5 सेंटेंस में इतना टाइम लगा देता हूं मैं। मेरे हिसाब से मैं आपको 5 सेंटेंस नहीं सिखा रहा, उन 5 सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको सैकड़ों चीज़ें ऐसी बता रहा हूं जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उस कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो 100% पेपर की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो अभी हमारा वोकैब का सेशन भी आने वाला है, आज या कल उसके लेक्चर डाल दिए जाएंगे, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। वो भी मैंने बहुत मेहनत से मैंने उस तरह के सेशन को तैयार किया है, करवाया है। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ अकॉर्ड विद। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, योर प्लान इज नॉट या डज नॉट अकॉर्ड विद माई आइडियाज। ठीक है, तो यहां पर डज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब है। नोट क्या है, एडवर्ब। अकॉर्ड यहां पर मेन वर्ब है। चूंकि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी तो यहां पर प्रीपोजिशन लगाना पड़ा हमें, और प्रीपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, माई आइडियाज। तो अकॉर्ड विद जो है ये एक वर्ब फ्रेज हो जाती है। बाकी इन अकॉर्डेंस विद और अकॉर्डिंग टू ये दोनों के दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट, सम एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स नाउन है और सम है डिटरमिनर। अब देखिए जो सम डिटरमिनर है ये काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो जाता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो जाता है, और ये अमाउंट या क्वांटिटी बताने के लिए यूज होता है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा होता है तो स्पेसिफिकली ये किसी अमाउंट को ही रिफर करता है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, गिव मी सम वाटर। ठीक है, अब वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन सम अगर डिटरमिनर हमने लगा दिया तो ये अमाउंट को रिफर कर रहा है। जैसे मैं यहां पे लिख दूं, आई नीड सम रेस्ट। रेस्ट क्या है, नाउन तो है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
काउंट तो किया नहीं जा सकता, लेकिन सम हम उसके साथ फिर भी लगा सकते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, अमाउंट को रिफर कर रहा है, डिग्री को रिफर कर रहा है। लेकिन जब ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, ऐसे नाउन के साथ यूज होगा जिनको काउंट किया जा सकता है, तो जिनको काउंट किया जा सकता है अगर उनके साथ हम सम लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये मोर देन वन की बात करेगा, तो ये हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा। सम अगर हम लगा रहे हैं किसी काउंटेबल नाउन के साथ तो प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा, या जिस भी नाउन के साथ लगा रहे हैं उसको ये प्लूरल कर देगा। जैसे मैं लिखूं बॉय, अ बॉय, एनी बॉय लिख सकता हूं मैं, एनी सही है, सिंगल के साथ नाउन हो गया डिटर्मिनर। लेकिन अगर मैंने लिख दिया सम बॉय, तो सम बॉय का मतलब एक बॉय तो है नहीं, मोर देन वन बॉय की बात चल रही है। अब वो 4 हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि कितनों को रिफर कर रहे हैं। तो बॉय यहाँ पर नाउन और सम यहाँ पर डिटर्मिनर, चूंकि काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा है तो बॉय नहीं आप बॉयज लिखोगे, प्लूरल कर देगा ये, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसने चूंकि एस्टिमेट एक काउंटेबल नाउन था तो उसको प्लूरल कर दिया, एस लग गया यहाँ पर, सम एस्टिमेट्स, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स। इतनी बात हो गई। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज को अलग करने के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया कोमा। अब देखो यहाँ पर कोमा क्यों लगा है, एक एक कोमे पर अगर आप एक एक कोमा पर भी ध्यान देने लगे ना, बारीकी पर भी ध्यान देने लगे तो आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। देखो अकॉर्डिंग टू एक प्रीपोजिशन है, और मैंने आपको क्या बताया था कि प्रीपोजिशन सेंटेंस में लगाई जाती हैं किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। वही काम इस प्रीपोजिशन ने किया। अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन सम एस्टिमेट्स नाउन फ्रेज को, जिस नाउन फ्रेज को इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है, सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए लगाई गई है। लेकिन इसको चूंकि पहले लिख दिया गया तो अब ये पता नहीं चलेगा कि ये प्रीपोजिशन फ्रेज सम एस्टिमेट्स को किससे जोड़ रही है। वो हमें कंटेक्स्ट में मीनिंग के हिसाब से स्ट्रक्चर को एनालाइज करके देखना पड़ेगा। अगर अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स कहीं सेंटेंस में बाद में या बीच में आई होती तो हमें कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि हमने शुरुआती प्रीपोजिशनल फ्रेज से कर दी तो इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को कोमा लगा के अलग किया हमने इस मेन सेंटेंस को, मेन क्लोज को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इसीलिए यहां पर कोमा लगा हुआ है। देयर आपके सामने है। देयर के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो देयर है ये प्रोनाउन भी हो जाएगा और एडवर्ब भी हो जाता है। ठीक है, जब ये एडवर्ब होता है तो एडवर्ब प्लेस की तरह काम करता है। जैसे मैं लिख दूं दे वेंट देयर, वेंट हो गई हमारी मेन वर्ब, चूंकि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं, मतलब कोई नाउन प्रोनाउन तो आएगा नहीं। वेंट की जगह मैं लिख देता लिव्ड, ये भी सही थी, ये भी इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। स्लेप्ट लिख देता, ये भी इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। रैन लिख देता तो ये भी इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। स्वयं लिख देता, ये भी इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ठीक है, सारी की सारी इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेंगे नहीं, मतलब कोई नाउन प्रोनाउन तो उनके बाद आ नहीं सकता, आ भी नहीं रहा। आ क्या रहा है, आ रहा है एक एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक प्लेस को रिफर करने के लिए। अब ये एडवर्ब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया, वर्ब का प्लेस बताने के लिए आया, तो इसको कहा जा रहा है एडवर्ब प्लेस। एक फंक्शन तो यही हो गया इसका। दूसरा फंक्शन है कि देयर एक प्रोनाउन भी हो जाता है, और ये जब प्रोनाउन होता है तो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और सब्जेक्ट में भी ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो सकता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोल देते हैं इसको ग्रामेरियन, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या कुछ ग्रामेरियन इसको बोल देते हैं डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट से मतलब है कि ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता, ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो किसी और सब्जेक्ट की जगह पर लिखा होता है, और यहां पर ये किसी एग्जिस्टेंस को या किसी सिचुएशन को बताने के लिए लिखा जाता है। मैं यहां पर लिख दूं क्या, देयर यहां पर प्रोनाउन है, एडवर्ब प्लेस तो हो नहीं रहा, एडवर्ब प्लेस के बाद कोई मेन वर्ब तो लगी नहीं रहती, यहां पर तो लगी है आर, हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहां पर आर यहां पर हेल्पिंग वर्ब होती तो हेल्प करने के लिए आई होती मेन वर्ब की, यहां सेंटेंस में कहीं मेन वर्ब लगी होती, तो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं आर खुद एक मेन वर्ब है लिंकिंग नेचर की।
तो एडवर्ब प्लेस अगर होता तो मेन वर्ब के बाद में लिखा होता। ठीक है, अब तो यहां पर देयर को प्रोनाउन ही मानना पड़ेगा। प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट है, सेंटेंस के शुरू में लिखा है, ऑब्जेक्ट होने का भी स्कोप नहीं। भाई प्रोनाउन है तो आप ये कह सकते हो कि सर प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता था। ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन होनी पड़ती। सब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो देयर हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा गया है। किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा गया है? कोई सिचुएशन है, कोई चीज एग्जिस्ट करती है, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा गया है। डमी सब्जेक्ट बोल देते हैं इसको ग्रामरियन, कि डमी सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट नहीं है। रियल सब्जेक्ट सेंटेंस में कहीं और होगा, इसको डमी कंसीडर कीजिए। हालांकि अब अगर ये सब्जेक्ट हो गया, चाहे इंट्रोडक्टरी है, किसी भी नेचर का है, तो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अब दूसरी बात मुझे ये बताइए आप, एक बात तो ये कि ये सब्जेक्ट हो गया, दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देयर एक सब्जेक्ट है, आपको पता कैसे चला कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है? आपने आर किस हिसाब से लगा दिया? भाई देयर के साथ इज आएगा या देयर के साथ आर आएगा, कौन डिसाइड करेगा? देयर तो एक डमी सब्जेक्ट है, वो तो इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है। आपने कैसे पता लगाना है? जैसे मैंने एक सिचुएशन लिखी, यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, देयर इज अ कार, देयर आर मैनी कार्स। आपको अच्छे से पता है कि ये जो वर्ब लिखी जाती है यहां पर ये दोनों जो मेन वर्ब लिखी गई है, वर्ब की जो भी फॉर्म होती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। वर्ब जो लिखी जाती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से होती है, और सब्जेक्ट है हमारा दोनों सिचुएशन में देयर। तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि इसे यहां पर सिंगुलर होना है, यहां पर प्लूरल होना है? क्योंकि आपने देखा, आपने नोटिस किया कि देयर को यहां पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है आकार को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो यहां पर देयर आकार के लिए यूज हो रहा होगा। आकार चूंकि सिंगुलर है तो आपने ये कंसीडर कर लिया कि देयर को सिंगुलर मीनिंग में, सिंगुलर फंक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा होगा, तो आपने उसके साथ इज लगाया। वहीं दूसरी ओर इस सेंटेंस को पढ़कर आपने ये जाना कि देयर यहां पर लगाया गया है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में मैनी कार्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि देयर यहां पर मैनी कार्स के मीनिंग के हिसाब से प्लूरल फंक्शन में होगा। प्लूरल फंक्शन में होगा तो आपने यहां पर आर लगाया। तो अब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि आप मेन वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, उसके कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से लिख रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि देयर यहां पर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है, इसीलिए इसको डमी सब्जेक्ट कह देते हैं कुछ ग्रामरियन, कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, डमी सब्जेक्ट है, किसी दूसरे के हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है, किसी दूसरे के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, उसी तरह की सिचुएशन आपके सामने यहां पर है। देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में लगाया गया है, आर को लगाया गया है मेन वर्ब जो कि लिंकिंग नेचर की वर्ब है, यानी कि अब देयर को आप प्लूरल कंसीडर करके चल रहे हैं। इतनी बात आप याद रखेंगे। अब देखिए जो लिंकिंग वर्ब आपके सामने लगी है, लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, और कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, और ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। लिंकिंग वर्ब तो केवल इसको लिंक करने के लिए आती है। लिंकिंग वर्ब आपने लगा दी आर, सब्जेक्ट लगाया हुआ है देयर, और कॉम्प्लीमेंट आप देख रहे हैं क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट जो इसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो भी लिखा हुआ होगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। भाई ये जो कॉम्प्लीमेंट है, क्या कहता हूं मैं आपसे कि लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा रहता है, और ये कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब का नहीं होता। लिंकिंग वर्ब तो केवल इसको लिंक करती है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट आपका निश्चित तौर पर ही कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट लिखा गया है इस नाउन प्रोनाउन के लिए लिखा गया है, और नाउन प्रोनाउन के लिए कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब मैनर नहीं हो सकता। एडवर्ब मैनर क्योंकि वर्ब के लिए लिखे जाते हैं, वर्ब का मैनर बताने के लिए लिखे जाते हैं। यहाँ पर तो एक नाउन प्रोनाउन के लिए हम कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब नहीं हो सकते, एडवर्ब मैनर तो बिल्कुल नहीं। प्रीपोजिशनल फ्रेज चूंकि एडजेक्टिव के फंक्शन में आ जाती है तो वो कॉम्प्लीमेंट भी बन जाती है। तो सब्जेक्ट
लिंकिंग वर्ब और उसके बाद लिखा होना चाहिए उसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, एडजेक्टिव भी। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको मैं यहां से हटाता हूं, पूरा नहीं हटा रहा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है आपके सामने? 7000 टाइप। टाइप एक तो पहली बात तो नाउन है, ठीक है। उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन लिखा हुआ है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये प्लांट्स तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो कॉम्प्लीमेंट है नहीं। कॉम्प्लीमेंट तो आप इसी नाउन फ्रेज को मानकर चलोगे आप। ये जो आपके सामने नाउन फ्रेज लिखी हुई है, फ्रेज ही कहोगे आप इसे। टाइप हो गया नाउन और 7000 हो गया एक नंबर, डिटर्मिनर के रूप में यूज हो रहा है। जैसे मैं आर टाइप लिख सकता हूं, ऐसी मैं 2 टाइप लिख सकता हूं, ऐसी मैं 100 टाइप्स लिख सकता हूं, ऐसी मैं 5000 टाइप्स लिख सकता हूं, ऐसी मैं 7000 टाइप भी लिख सकता हूं। ये एक नंबर ही तो लगा है, 5000, 7000, 100, 200, 300, 8, 2, 99, 48, है ना। ये सब नंबर ही तो है। क्या है? डिटर्मिनर लगा हुआ है। टाइप देखिए, अब पहली बात तो टाइप को आपने गलत लिख दिया, टाइप का टाइप्स हो जाएगा। पहला सिनेरियो तो ये कि टाइप का टाइप्स करना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि 7000 मोर देन 1 को रिफर कर रहा है। भाई आप क्या करते हैं, एक के साथ बॉय लिखते हैं और जैसे ही एक से ज़्यादा होता था प्लूरल लिखने पड़ते हैं। 2 बॉयज लिखेंगे तो यहाँ पर तो 7000 लिखा हुआ है, तो 7000 टाइप्स हो जाएंगे। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जो सब्जेक्ट आपने देयर डमी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया था, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, वो इसी कॉम्प्लीमेंट के लिए किया था। और ये कॉम्प्लीमेंट प्लूरल होना चाहिए, ये पता चलता है आपको इस वर्ब से, ठीक है। आपने इसको प्लूरल कंसीडर किया, तभी तो आपने आर वर्ब लगाई थी, इज नहीं लगाई थी। तो आपको टाइप की जगह टाइप्स लिखना चाहिए। आगे ऑफ प्रीपोजिशन आ गया और प्लांट्स हो गया इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और चूंकि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी सेंटेंस में किसी फंक्शन में होगी, देखिए सेंटेंस में कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लोज, इवन कोई कोमा भी लगाया जाता है तो उसका अपना एक डिस्टिंक्ट फंक्शन होता है। उस फंक्शन के आधार पर उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी निर्धारित हो जाता है। आप या मैं तय नहीं करते, कोई ग्रामेरियन, कोई यूनिवर्सिटी, कोई डिक्शनरी तय नहीं करती कि इसका, इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ये होना चाहिए। ये तय करता है उसका फंक्शन। किसी वर्ड का फंक्शन ही उसका पार्ट ऑफ स्पीच निर्धारित करता है। वर्ड का, फ्रेज का, क्लोज का फंक्शन ही उसका पार्ट ऑफ स्पीच निर्धारित करता है। तो यहाँ पर ये जो ऑफ प्लांट्स है, ये किसके लिए लगाया गया है? टाइप के बारे में बताने के लिए कि किसके टाइप की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर ऑफ प्लांट्स प्रीपोजिशनल फ्रेज इस टाइप नाउन के लिए यूज हो रही है, तो नाउन को, अगर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई है, नाउन के लिए अगर आई है, तो नाउन के लिए आने वाला कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज या कोई भी क्लोज क्या कहा जाएगा? एडजेक्टिव। चूंकि ये एक फ्रेज है तो इसको एडजेक्टिव फ्रेज कंसीडर करके चलेंगे आप। इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। 218 हो गया आपका, 219वें पे चल लेते हैं। Everyone must sign their full names before entering the hall. देखिए एवरी जो है एक डिटर्मिनर है और वन यहां पर एक प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। नाउन तो अब इसको कंसीडर कर ही नहीं सकते, नाउन इसको नहीं कहा जा सकता, किसी का नाम तो है नहीं। एक होता है एवरीवन, चलो इसके बारे में मैं बता ही देता हूं डिटेल से। ये चूंकि ऐसे वर्ड हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, बार बार ये आपको परेशान करते रहेंगे। देखो एक होता है एवरी वन, इधर लिखा मैंने एवरी और वन। देखो दोनों में फर्क है। यहां पर मैंने एवरी वन को एक सिंगल वर्ड की तरह यूज किया है। एक सिंगल वर्ड है एवरी वन, एक सिंगल यूनिट है। यहां पर 2 यूनिट को मिलाकर मैंने एक यूनिट बनाया हुआ है। वन को मैं कह रहा हूं प्रोनाउन हो गया, किसी भी नाउन को रिफर कर रहा है, और यहां पर ये हो गया इसके लिए डिटर्मिनर। अब चूंकि ये प्रोनाउन है तो किसी नाउन को रिफर कर रहा है। अब ये जो नाउन है ये थिंग भी हो सकता है और कोई पर्सन भी हो सकता है, लेकिन ये जो एवरीवन है ये केवल और केवल पर्सन को रिफर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। केवल पर्सन को रिफर करने के लिए, डिफरेंस है दोनों में, को रिफर करने के लिए। एवरीवन केवल और केवल पर्सन को रिफर करता है, और वो भी केवल एक पर्सन को।
हालांकि ये इंडेफिनिट नेचर का प्रोनाउन होता है। एवरीवन से ये तो पता चलता है कि किसी एक पर्सन को रिफर किया जा रहा है, लेकिन वो पर्सन कौन सा है ये पता नहीं चलता, तो इनको कहा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये डिफाइन नहीं करते किसी को कि किसकी बात हो रही है। एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोनाउन हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहे जाते हैं और ये पर्सन को रिफर करने के लिए यूज हो रहा है एवरीवन। एवरीवन से आप थिंग को भी रिफर कर सकते हैं, पर्सन को भी, क्योंकि एवरी तो डिटर्मिनर है और वन प्रोनाउन से पहले लिखा है, और ये प्रोनाउन किसी नाउन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और वो नाउन थिंग भी हो सकती है, पर्सन भी। तो एवरीवन ये जो फ्रेज आपके सामने लिखी हुई है, इसके द्वारा आप थिंग को भी रिफर कर सकते हैं और पर्सन को भी रिफर कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके कंटेक्स्ट में। एक तो ये बात हो गई, यहां पर आपने दोनों को अलग अलग लगाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए आपके सामने और ऑप्शन में इसकी जगह एवरीवन की जगह ये वाला एवरीवन दिया होता, तो आप देखेंगे, चेक करेंगे कि कहीं ये एवरीवन पर्सन के लिए तो यूज नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स मस्ट साइन दियर फुल नेम्स, तो कोई भी अपना नेम साइन करेगा तो वो तो पर्सन ही होगा, कोई थिंग तो अपना नेम साइन करेगी नहीं। तो एवरीवन किसके लिए यूज हो रहा है? पर्सन के लिए यूज हो रहा है। तो पर्सन के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। सही ये भी है, ये ज्यादा सही है। इंप्रूवमेंट की अगर बात आएगी तो हाँ, मैं इसको प्रीफरेंस दूंगा, क्योंकि ये पर्सन के लिए स्पेसिफिकली यूज होने वाला इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है, थिंग के लिए भी। ठीक है, तो ये ज़्यादा मैं प्रीफर करूंगा। इंप्रूवमेंट की अगर बात आती है और ऑप्शन में एवरीवन की जगह एवरीवन दिया हो और पर्सन के लिए ये यूज हो रहा हो तो ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। वापस आते हैं, और भी कुछ है जो मैं बताना चाहता हूं एवरी के बारे में। देखिए, एक होता है आपका ईच और एक होता है आपका एवरी। ये जो ईच वर्ड है ये प्रोनाउन भी है और डिटर्मिनर भी है। ये जो एवरी वर्ड है ये केवल और केवल डिटर्मिनर है। ये जो ईच वर्ड है ये आप दो के लिए यूज कर सकते हैं और दो से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं, फॉर मोर देन टू। लेकिन ये जो एवरी वर्ड है ये केवल और केवल आप दो से ज्यादा के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर मोर देन टू। एवरी को डिटर्मिनर के रूप में ही यूज किया जा सकता है दो से ज्यादा के लिए। ईच को आप प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटर्मिनर के लिए भी, दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर लिखा, आई वॉन्ट एवरी ऑफ दीज टू कार्स। ये लिखा मैंने यहां पर। अब यहाँ ऐसी सेंटेंस में लिखता हूं तो मुझसे कोई स्टूडेंट्स कहता है कि सर आप अगर दो के लिए रिफर कर रहे हैं, अगर आप दो कार की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको एवरी नहीं ईच लगाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है वो बच्चा। लेकिन एक चीज और है जो मैं नोटिस करना चाहता हूं, वो ये कि ये जो वांट है ये हमारी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन का तो यहाँ पे स्कोप नहीं, प्रोनाउन की बात चल रही है, तो प्रोनाउन तो केवल ईच ही हो सकता है, एवरी तो केवल डिटर्मिनर है। तो एक वजह ये भी रही एवरी को ईच करने की। जैसे मैं अगर एक सेंटेंस लिख दूं, आई वॉन्ट every of these 5 कार्स, ये मैंने लिख दिया। अब आप कहोगे सर ये तो 5 कारों की बात हो रही है और आपने लिखवाया है कि फॉर मोर देन 2 के लिए आप एवरी लगाएं, लेकिन आप ये भूल गए कि एवरी तो केवल डिटर्मिनर हो सकता है, और यहां पर ये जो वांट है ये तो हमारी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसको तो अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट तो निश्चित तौर पर ही कोई प्रोनाउन होगा।
तो एवरी आप लिख नहीं सकते, ईच ही लिखना पड़ेगा आपको यहां पर। तो इस तरह से जो ईच है वो 2 से ज्यादा के लिए भी यूज हो जाता है, 4 मोर देन 2 के लिए भी यूज हो जाता है। एक चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, अगर मैं इन्हीं सेंटेंसेस को ऐसे लिख दूं, मैंने यहां पर लिखा each car of these two is mine। यहां पर मैंने लिखा each car of these 5 is mine। अब देखो, अगर 2 की बात चल रही है, अगर 2 की बात चल रही है, ये नाउन हो गया और ये डिटर्मिनर हो गया, तो 2 के लिए तो ईच सही था। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर 5 यूनिट की बात चल रही है जो मोर देन 2 है, तो कार यहाँ पर नाउन है, तो डिटर्मिनर आपको ईच नहीं एवरी यूज करना चाहिए। और एवरी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि एवरी तो यहाँ पर डिटर्मिनर है। भाई एवरी को हम यहां पर ना लगा सके 5 के केसेस में, क्योंकि हमें यहां पर एक प्रोनाउन चाहिए था ऑब्जेक्ट के रूप में, और एवरी केवल डिटर्मिनर हो सकता है। लेकिन जैसे ही हमने यहां पर देखा कि 5 यूनिट की बात हो रही है और एवरी को डिटर्मिनर की तरह इस्तेमाल कर दिया, बिल्कुल सही है, एवरी डिटर्मिनर की तरह आ सकता है 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए। अगर 2 की बात कर रहे थे तो आप ईच लगाना ही प्रीफर करेंगे डिटर्मिनर के रूप में। एक बात आपको ये समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि मैंने यहां पर लिखा ईच वन इज हैप्पी, यहां पर मैंने लिखा एवरी वन इज हैप्पी। आप इन दोनों सेंटेंस में से किसको सही मानेंगे? आपको शायद ये पता ना हो, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स से अगर मैं तुक्का लगाने के लिए भी कहूं तो वो इसे ही सही बताएंगे, इसको गलत बताएंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ऑल को रिफर करना चाह रहे हैं, ऑल को रिफर करना चाह रहे हैं, अगर आप ऑल को रिफर कर रहे हैं या पूरे ग्रुप को रिफर कर रहे हैं, तो आपको लगाना चाहिए एवरी। यहां पर अगर हम एवरीवन इज हैप्पी लिख रहे हैं तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जितने भी लोगों को रिफर किया जा रहा है, जितने भी लोग कंसीडरेशन में हैं, मान लो कि पूरे एक हॉल में, पूरी एक पार्टी में कुछ लोग हैं 100-200, अगर हम उन सबको रिफर कर रहे हैं तो हमें लगाना चाहिए एवरीवन। एवरी लगाया जाता है ऑल को रिफर करने के लिए। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का डिटर्मिनर है, डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में यूज होता है, तो जिसके साथ लगाया जाता है वो सिंगुलर ही होगा और वर्ब भी सिंगुलर के हिसाब से लगेगी। लेकिन एवरीवन का मतलब क्या है? एवरीवन इज हैप्पी अगर हम कह रहे हैं और एवरीवन से इन सबको रिफर कर रहे हैं, तो एवरीवन से हम रिफर क्या कर रहे हैं? ऑल आर हैप्पी, यही तो कहना चाह रहे हैं, या दे आर हैप्पी। ठीक है, तो ऑल को या पूरे ग्रुप को रिफर करने के लिए आप एवरीवन को प्रीफर करते हैं, ईच वन को आप नहीं लगा सकते। हाँ, ईच वन इज हैप्पी सेंटेंस को आप लिख सकते थे जब ईच का रिफरेंस सेंटेंस में पहले कहीं दिया हो। अगर मैं लिख दूं यहां पर आई हैव 2 डॉटर, तो अब यहां पर 2 डॉटर का रिफरेंस है, ये नाउन हो गया। अब मैं इसको सही कंसीडर कर सकता हूं, आई हैव 2 डॉटर एंड ईच वन इज हैप्पी, या ईच वन इज मैरिड, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ईच वन इज मैरिड। तो ईच को आप तभी लगा सकते हैं जब ईच का रिफरेंस सेंटेंस में कहीं दिया हो। ठीक है, अगर आप ऑल को रिफर करना चाह रहे हो, पहले कोई रेफरेंस नहीं है, तो आप एवरीवन लगाकर चलेंगे। एक बात आप ये ध्यान रखेंगे ईच और एवरी के बारे में। आपको एक फॉर्मुलेशन की तरह लिखवा देता हूं, ध्यान रहेगा। ठीक है, ये जो बातें मैंने बताई हैं इनको समराइज करके, जैसे ईच और एवरी है, ठीक है, नाउन के साथ आ जाएंगे,
नाउन के साथ आ जाएंगे और फिर उसके बाद बाकी का बचा हुआ सेंटेंस आ जाएगा। अब अगर नाउन के साथ आ रहे हैं तो दोनों डिटर्मिनर की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप ईच और एवरी को किसी नाउन के साथ लगा रहे हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि ये जो नाउन होना है ये काउंटेबल नेचर का होना चाहिए। काउंटेबल नाउन के साथ ही ईच और एवरी आते हैं, और काउंटेबल नाउन में भी ये नाउन सिंगुलर होना चाहिए। चाहे आप ईच लगाएं चाहे आप एवरी लगाएं, काउंटेबल नाउन होना चाहिए और सिंगुलर नाउन होना चाहिए। एवरी वाटर नहीं लिख सकते आप, एवरी वाटर नहीं लिख सकते आप, एवरी बॉटल ऑफ वाटर लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि बोतल को आपने काउंटेबल नाउन बना दिया। बोतल अब काउंटेबल नाउन हो गया, एवरी डिटर्मिनर उसके लिए इस्तेमाल हो गया। तो आप ईच और एवरी को जिस भी नाउन के साथ लिख रहे हैं, आप पहली चीज तो सबसे पहले ये नोटिस करेंगे कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए और काउंटेबल में भी सिंगुलर नाउन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको नोटिस करनी है वो ये कि अगर आप दो को रिफर कर रहे हैं, दो को रिफर कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर ही आप ईच लगाकर चलिए, क्योंकि ईच एप्रोप्रिएट दो के लिए ही यूज होता है। तीसरी चीज आप नोटिस करेंगे कि अगर आप दो से ज्यादा को रिफर कर रहे हैं, दो से ज्यादा को रिफर कर रहे हैं तो आप ईच भी लगा सकते हैं और एवरी भी लगा सकते हैं। अब इस सिचुएशन में आप फिर फंस जाएंगे कि अगर आप दो से ज्यादा को रिफर कर रहे हैं तो ईच भी लगा सकते हैं और एवरी भी लगा सकते हैं। तो ईच लगाया जाए या एवरी लगाया जाए? तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप मेरी चौथी बात ध्यान रखें, और चौथी बात यह है कि अगर ग्रुप में इंडिविजुअल पर फोकस है, तो आप ईच को प्रीफर करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल पर फोकस है तो आप ईच को फोकस करेंगे। और अगर पूरे ग्रुप को ही रिफर किया जा रहा है, यहां पर लिख देता हूं पांचवा या इस चौथे का ही, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ठीक है। और अगर पूरे ग्रुप को एज ए होल रिफर किया जा रहा है, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये रूल नहीं लिखवा रहा, ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। आप अगर आप देखेंगे तो ये इस कंटेक्स्ट में यूज होने वाले वर्ड हैं। अगर पूरे ग्रुप को रिफर कर रहे हो, पूरे ग्रुप को एज ए होल रिफर कर रहे हो, या ऑल का रिफरेंस हो, तो आप एवरी लगाकर चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ईच ग्रेजुएट की स्पेलिंग गलत हो गई, ईच ग्रेजुएट थैंक्ड द प्रोफेसर, ठीक है। अब देखो, ये जितने भी ग्रेजुएट थे, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, उन्होंने थैंक किया प्रोफेसर को। तो एक पर्सन ने एक बार में थैंक किया होगा, तो इंडिविजुअल पर अगर फोकस चला गया तो आप ईच लगा सकते हैं। और ग्रेजुएट को मैंने सिंगुलरली यूज किया है, काउंटेबल नाउन है। ग्रेजुएट का मतलब अ ग्रेजुएटेड पर्सन, ठीक है। काउंटेबल नाउन है, सिंगुलरली यूज किया है मैंने। अब ये ईच ग्रेजुएट से जरूरी नहीं है कि उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में 2 ही ग्रेजुएट थे, नहीं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि इंडिविजुअल पर फोकस चला गया, ग्रुप में बहुत सारे जो ग्रेजुएट थे, 100, 50, 200 जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की, उन पर इंडिविजुअल फोकस चला गया, तो आप ईच को ग्रेजुएट के साथ लगा सकते हैं, तब भी जब 2 से ज़्यादा की बात हो रही हो, ठीक है। 2 से ज़्यादा की बात पे हम अड़े हैं कि अगर 2 से ज़्यादा को रिफर कर रहे हैं तो ईच भी लगा सकते हैं, एवरी भी। ईच तब जब इंडिविजुअल फोकस हो, एवरी तब जब पूरे ग्रुप को ही एक साथ रिफर किया जा रहा हो, यानी कि ऑल को रिफर किया जा रहा हो। अगर पूरे ग्रुप को एज ए होल रिफर कर रहे हो तो आपको लिखना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, एवरी ग्रेजुएट मस्ट रीच ऑन टाइम।
अब देखिए मस्ट रीच ऑन टाइम, ये प्रेडिकेट मैंने केवल एक ग्रेजुएट पर फोकस करने के लिए नहीं, सभी ग्रेजुएट के लिए प्रेडिकेट लिखा गया है। ये जो बात बोली गई है सभी के साथ एक साथ वैलिड है, सभी को मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सभी को ये चीज़ें करनी है। तो अगर मैं ऑल को या पूरे ग्रुप को ही कोई प्रेडिकेट दे रहा हूँ, पूरे ग्रुप को ही कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पूरे ग्रुप पर ही फोकस है, तो मुझे एवरी का यूज़ करना चाहिए। ये ईच और एवरी के बीच में एक डिस्टिंक्ट सा डिफरेंस है, जहाँ पर हम दो से ज़्यादा के सिनेरियो में ईच को यूज़ कर सकते हैं जब हम इंडिविजुअल और फोकस कर रहे हो, एवरी को यूज़ कर सकते हैं जब हम ऑल को या एज ए होल को रिफर कर रहे हो। जैसे मैंने इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, दो सेंटेंस और लिखता हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक सेंटेंस, वी सेंट एन ई मेल टू ईच ऑथर। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी सेंट एन ईमेल टू एवरी ऑथर। दोनों ही सेंटेंस सही है। यहां पर मैंने ऑथर के साथ नाउन ऑथर है हमारा और डिटर्मिनर लगाया है ईच को। यहाँ पर हमारा एक नाउन है और यहाँ पर एक डिटर्मिनर है, एवरी लगाया मैंने। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल ऑथर पर फोकस किया है, यहाँ मैंने ऑथर को एज ए ग्रुप जितने भी ऑथर थे सबको रिफर कर दिया। अब मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं ईच लगा रहा हूँ तो मेरा फोकस चला गया है इंडिविजुअल ऑथर पर। मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी ऑथर थे सब ने एक पर्सनल ईमेल रिसीव किया होगा, सबको सेपरेट वे में एक पर्सनल ईमेल भेजा गया होगा। पहले इनको भेजा गया, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, ठीक है। सब ने सेपरेट वे में एक पर्सनल ईमेल रिसीव किया होगा, सारे ऑथर ने यहाँ पर इस सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया होगा, यहाँ पर हमने क्या किया होगा, एक ईमेल एक ही साथ सारे ऑथर को हमने सेंड कर दिया होगा। अब हम चूंकि पूरे ग्रुप को रिफर कर रहे हैं एवरी लिख के, दिस इज द डिफरेंस। दोनों सेंटेंस सही है लेकिन थोड़ा सा कंटेक्स्ट में फर्क आ गया। यहां पर हमने इनको एक ये वाला ईमेल भेजा होगा, फिर दूसरे ऑथर पर गए होंगे, उनको पर्सनली दूसरा ईमेल किया होगा। यहाँ पर तीसरे ऑथर पर गए होंगे, यहाँ पर हमने इनको अलग ईमेल किया होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने पर्सनली सेपरेट वे में इंडिविजुअल ऑथर को उसके मेल बॉक्स में गए होंगे और वहाँ पर उनको पर्सनली ईमेल किया गया होगा और सबको हमने एक ही भेजा है। यहाँ पर हमने एक ही ईमेल एवरी ऑथर को भेज दिया, यानी कि एक ईमेल टाइप किया और सेंड टू ऑल कर दिया होगा। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज बेसिक डिफरेंस। जब हम दो से ज़्यादा के सिनेरियो में ईच और एवरी को लगाने की बात करते हैं तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पर, ठीक है। तो यहाँ पर एवरीवन भी सही है, एवरीवन भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मस्ट हो गया यहाँ पर हमारा मोडाल जो कि हेल्पिंग वर्ब है। साइन हो गया हमारा मेन वर्ब, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है हमारा एक नाउन फ्रेज है और नेम्स हो गया नाउन और फुल हो गया एडजेक्टिव और दियर हो गया डिटर्मिनर। किरण पब्लिकेशन ने यहां पर गलती दी है कि यहां पर हिज या हर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर एवरीवन लगाया है और एवरीवन के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाते हो। इसी पर बात कर लेते हैं जरा। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको, इसीलिए मैंने आपको चीज़ें खोलकर समझाई हैं ताकि आप मेरी बात को एकदम से पकड़ लें। जब मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया था एवरीवन इज हैप्पी, तो अब मैंने आपको ये बताया था चूंकि एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में यूज किया जाता है तो उसके वो सिंगुलर ही माना जाता है और उसके साथ जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। नाउन या प्रोनाउन जो भी लिखा होगा वो सिंगुलर ही होगा। वो इसलिए क्योंकि हम एवरी को डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में, ईच एवरी आइदर नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में यूज करते हैं। इनको डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। एवरी तो प्रोनाउन हो नहीं सकता, बाकी हो सकते हैं ईच एवरी और नाइदर। एवरी प्रोनाउन नहीं हो सकता, ईच आइदर और नाइदर प्रोनाउन हो सकता है, तो इनको डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में आने वाला प्रोनाउन कहा जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस से क्या मतलब है? मैं एक चॉकलेट का डिब्बा लाया और मैंने कहा कि पूरी क्लास में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे तो एक चॉकलेट एक पर्सन को दोगे।
हालांकि मैंने कहा कि एवरी स्टूडेंट को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन आपने एक चॉकलेट एक स्टूडेंट को एक बार में दी। आपने एक चॉकलेट एक स्टूडेंट को देते हुए एक स्टूडेंट को एक ही बार में तो कंसीडर किया। मैंने कहा था आपसे एवरी स्टूडेंट, तो आपने सभी स्टूडेंट को दी। मैंने रिफर तो पूरी क्लास के पूरे ग्रुप को कर दिया, ऑल को रिफर कर दिया एवरी स्टूडेंट बोलकर, लेकिन आपने कंसीडर एक बार में एक को ही किया। यही होता है एवरी, आइदर, नाइदर, ईच के साथ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में चलने वाले डिटर्मिनर या प्रोनाउन होते हैं, इसीलिए सिंगुलर है क्योंकि एक बार में एक ही को कंसीडर किया जाना है। तो चूंकि ये सिंगुलर है, डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में है, एक बार में एक ही को कंसीडर करोगे तो इनके साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर एंटिटी, सिंगुलर यूनिट के हिसाब से आती है, और इनके साथ जो नाउन लिखा जाता है वो भी सिंगुलर होता है। कोई प्रोनाउन आएगा तो कोई वो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा, और ये जो एवरी वन है ये रिफर भी एक सिंगुलर को ही कर रहा है। लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में, इनहेरेंट वे में ऑल यानी कि सबको, इंडिविजुअल को नहीं पूरे ग्रुप को रिफर कर रहा है। यहां पर एवरीवन इज हैप्पी का मतलब ही इज हैप्पी नहीं है। आप ये समझिए कि एवरीवन का मतलब ही इज हैप्पी नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं पूरी क्लास में मेरे 90 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, एवरीवन इज ब्रिलियंट, तो एवरीवन इज ब्रिलियंट का मतलब मैं कह रहा हूं कि ऑल आर ब्रिलियंट। और ऑल भी अगर आप यूज ना कर रहे हो तो आप ऑल को दे से ही तो करोगे। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं एवरीवन से या एवरीवन को अलग भी लिखना चाहूँ तो भी एवरीवन से मैं अपने इस क्लास के स्टूडेंट को रेफर कर रहा हूँ, तो मैं सभी को रेफर कर रहा हूँ, ऑल को रेफर कर रहा हूँ। और ऑल का सब्स्टिट्यूट दे होना चाहिए या ही होना चाहिए। उसी प्रकार से एवरीवन का सब्स्टिट्यूट ही नहीं होना चाहिए, दे होना चाहिए, क्योंकि एवरीवन से मैं पूरे इंडिविजुअल को नहीं पूरे ग्रुप को रेफर करता हूँ। इसीलिए आप ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जब भी आप एवरीवन को या एवरी के साथ किसी नाउन को किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे तो आप दे से रिप्लेस करेंगे, ही से नहीं करेंगे। उसी प्रकार से आप सेंटेंस में आ जाइए। जब आपने एवरीवन यहां पर लिखा तो एवरीवन पूरे होल को या ऑल को रिफर करने के लिए यूज होगा, तो उनके लिए आप दियर यूज करेंगे या हिज या हर यूज करेंगे। देखिए हिज या हर सही हो जाता केवल अगर आप एक पर्सन को रिफर कर रहे होते, तो उसके लिए एवरी होता नहीं है, ईच भी नहीं होता है, ईच भी दो के लिए होता है, एक के लिए नहीं होता वो। तो हालांकि फोकस वो इंडिविजुअल पे करता है, लेकिन कहने की बात यह है कि जब आप एवरीवन लिख रहे हैं किसी के लिए तो आप हिज या हर न लगा के आप दियर ही लगाएंगे। यहां पर ये नो एरर है, ठीक है। हो सकता है पहले कुछ ग्रामेरियंस को लगा हो कि उन्होंने हिज हर सही कर दिया हो या हिज हर सही माना जाता हो 10, 20, 50 साल पहले, लेकिन आप डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे। लैंग्वेज इवॉल्व होती रहती है, ग्रामेरियंस को, स्पीकर्स को, नेटिव स्पीकर्स को नई नई चीज़ें समझ में आती हैं, तो वो इवॉल्व करते रहते हैं। किसी भी लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज इवॉल्व होती रहती है और हम आधुनिक चीज़ों के साथ चलते हैं। जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है, जो लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। हो सकता है 20-50 साल पहले एवरी के साथ हिजर लगा दे आता हो, लेकिन अब ये वैलिड नहीं है। अब आप लॉजिकली चलिए कि एवरीवन से आप रिफर कर रहे हैं पूरे के पूरे ग्रुप को, और पूरे के पूरे ग्रुप को दे रिप्लेस कर सकता है, ही रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं अगर एवरीवन इज हैप्पी तो इसका मतलब है दे आर हैप्पी, ठीक है। दे का मतलब ऑल, इन सबको रिफर कर रहा हूं, मोर देन वन है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहां पर दियर सही है। बिफोर यहां पर क्या लग गया? बिफोर यहां पर प्रीपोजिशन लग गया, और प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था चूंकि एक वर्ब, तो उस वर्ब को हमने जीरेंड बनाया, और वर्ब को जीरेंड बनाने के लिए हमने क्या किया? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख दी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड मतलब नाउन की तरह काम कर जाएगा, और नाउन हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट बन तो गया एंटरिंग, लेकिन है तो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब ही। चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है तो ये वर्ब के एट्रीब्यूट को कन्वे करके चलेगा, कैरी करके चलेगा। हमने देखा जब इसमें वर्ब का एट्रीब्यूट, तो हमने पाया कि ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लेगी। सो द होल इस एंटरिंग ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि अपने आप में एक नाउन फ्रेज है। होल नाउन और द हो गया आर्टिकल। इतनी बात हो गई, सेंटेंस पूरा का पूरा सही है, नो एरर। 219 हो गए आपके, 220वें पे चल लेते हैं। The Great Wall of China is the one structure built by man visible from the moon.
द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। वॉल हो गया नाउन, ये ग्रेट भी नाउन ही है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, ग्रेट वॉल इतना लिखा हुआ है, चलो ऑफ प्रीपोजिशन मान लो और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मान लो चाइना को। अब देखिए ग्रेट वॉल में ग्रेट का जी भी ग्रेट है और वॉल का डब्ल्यू भी ग्रेट है, कैपिटल है। सॉरी, शांत हो जाता हूं, बहुत देर से बोल रहा हूं। ग्रेट का जो जी है ये भी कैपिटल है और वॉल का जो डब्ल्यू है वो भी कैपिटल है। ये तब होता है जब इसको भी नाउन कंसीडर किया जाए और इसको भी नाउन कंसीडर किया जाए और ये एक नाम ही हो। ये पूरा का पूरा क्या है, एक नाम है, प्रॉपर नेम है, ठीक है। अगर आप इसको एडजेक्टिव मानोगे तो फिर तो ऐसे लिखा जाना चाहिए था, वॉल और ग्रेट वॉल। वॉल हो गया नाउन और ग्रेट हो गया एडजेक्टिव। कोई ग्रेट वॉल होगी तो बिग वॉल भी हो सकती है नाउन, लॉन्ग वॉल भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग वॉल भी हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि ये वाला जो ग्रेट है ये इस वॉल के लिए एडजेक्टिव नहीं हो रहा, ये एक दूसरा नाम है। मैं यहां पर लिखूं, मैंने यहां पर लिखा भगत सिंह, तो आप क्या कहोगे, भगत और सिंह को भी, सिंह का एस भी कैपिटल बनाओगे। दोनों के दोनों नाउन ही तो है, सिंह भी नाउन है, भगत भी नाउन है। इसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। ऐसा नाउन जो दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बना हो। जैसे मैं लिखूं यहां पर चंद्रशेखर आजाद, तो चंद्र का सी बड़ा बनाओगे, कैपिटल बनाओगे, चंद्रशेखर का एस कैपिटल बनाओगे, आजाद का ए कैपिटल बनाओगे। अब ये कंपाउंड नाउन है, ये मत कह देना कि आजाद नाउन हो गया, शेखर ने इसको नाउन को मॉडिफाई कर दिया तो ये एडजेक्टिव और ये दूसरा एडजेक्टिव हो गया, ऐसे मत कह देना। कंपाउंड नाउन होते हैं तो उनके दोनों कैपिटल, दोनों वर्ड कैपिटल, ये तीनों वर्ड अगर तीन शब्दों का है तो तीनों कैपिटल होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, आगे चल लेते हैं, ठीक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ऑफ प्रीपोजिशन है और चाइना क्योंकि कंट्री का नेम है तो उसको कैपिटल कर दिया। ऑब्जेक्ट ग्रेट वॉल एक कंपाउंड नाउन हो गया, द आर्टिकल लग गया उसको डेफिनिट, ये बताने के लिए कि वो डेफिनिट है, स्पेसिफिक है, ठीक है। अब देखो है तो ये नाउन फ्रेज ही, नाउन फ्रेज अगर आपके सामने लिखी हुई है तो या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ये है नहीं क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है। ऑब्जेक्ट भी इसे कंसीडर नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं लगी, फिर तो निश्चित तौर पर ये सब्जेक्ट होनी चाहिए। और ऑफ चाइना इस ग्रेट वॉल के लिए एक तरह से एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रही है, ठीक है। ये बताने के लिए कि कौन सी वॉल की बात चल रही है, कहाँ की है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। नाउन फ्रेज और सिंगुलर है तो इज आ गया। अब देखो इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी। हेल्पिंग वर्ब होगी तो कोई दूसरी मेन वर्ब लगी होगी और उसकी हेल्प करने के लिए इज आई होगी, तो ऐसा तो सिनेरियो है ही नहीं, आगे तो कोई मेन वर्ब लगी नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन में तो ये है नहीं। अब ये खुद एक मेन वर्ब है। अब ये जो इज है ये है क्या, बी की फॉर्म लिखी हुई है, बी की एस फॉर्म लिखी हुई है। अब ये जो बी है ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है और लिंकिंग वर्ब लगाई जाती हैं अपने बाद लिखे जाने वाले कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए। तो ये अगर लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा और उस कॉम्प्लीमेंट को लिंक कर रही होगी ये लिंकिंग वर्ब इस सब्जेक्ट से। कहाँ लिखा है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हो क्या सकता है, पहली बात तो ये सोचो, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है नाउन, कोई प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब मैनर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। और दूसरे एडवर्ब भी अगर कॉम्प्लीमेंट बन जाए तो फिर वो एडवर्ब के फंक्शन में नहीं रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ही कहना पड़ेगा। कई बार एडवर्ब प्लेस या एडवर्ब टाइम कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं लेकिन फिर उन्हें कॉम्प्लीमेंट ही कहो, एडवर्ब मत कहो उन्हें। अब उनका एडवर्ब वाला फंक्शन उन्होंने छोड़ दिया है। जैसे मैं कहूं सी इज लेट, तो लेट एडवर्ब ऑफ टाइम है विद डिले, है ना, या आफ्टर टाइम, इसका मतलब यही तो है, आफ्टर द शेड्यूल्ड टाइम या आफ्टर द डिसाइडेड टाइम से के बाद अगर कोई आए तो उसको लेट कह देते हैं। तो एडवर्ब टाइम ही है, लेकिन अब इसको एडवर्ब टाइम कंसीडर नहीं करूंगा मैं, अब तो कॉम्प्लीमेंट ही कहूंगा सी के लिए, ठीक है। तो इतनी बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं
कि लिंकिंग वर्ब उसके बाद होना चाहिए उसका कॉम्प्लीमेंट। ये लिखा, कॉम्प्लीमेंट मूल रूप से नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाती है। प्रीपोजिशनल फ्रेज इसलिए क्योंकि वो एडजेक्टिव बन जाती है। जैसे ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव बन गई, ऐसे कोई दूसरी प्रीपोजिशनल फ्रेज भी एडजेक्टिव बन सकती है, तो वो कॉम्प्लीमेंट बन सकती है। इज लगा यहाँ पर द वन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हो गई नाउन, वन हो गया उसको बताने के लिए डिटर्मिनर, और द लग गया उसकी स्पेसिफिकेशन को बताने के लिए कि डेफिनिट है, ये डेफिनिट स्ट्रक्चर की बात हो रही है। आर्टिकल लग गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये बुल्ड क्या लगा है, और ये लगा है बाई प्रीपोजिशन, और उसके बाद लिखा है ऑब्जेक्ट। अब ये बाई प्रीपोजिशन लगाया जाता है डूअर को रिफर करने के लिए। ये बाई मैन क्या है, डूअर है, ठीक है। अब ये जो बुल्ड यहां पर लगा हुआ है, ये तो एक वर्ब है, तो किस नेचर की वर्ब है ये? भाई सेंटेंस में अगर वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। हेल्पिंग वर्ब तो हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारी तीन ही होती हैं, बी, डू और हैव, तीन ही हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इन्हीं के इन्फ्लेक्शन यूज करते रहते हैं हम। बी के इन्फ्लेक्शन हो गए इज, एम, आर, वाज, वर। डू के इन्फ्लेक्शन हो गए डू, डज, डिड। हैव के इन्फ्लेक्शन हो गए हैज, हैव, हैड। तो इन्हीं की दूसरी फॉर्म यानी कि इन्फ्लेक्शन यूज करते रहते हैं हम। तो बिल्ड हमारी हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। अच्छा, मेन वर्ब भी नहीं है भाई। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो गया, एक मेन वर्ब हो गई। यहाँ पर मेन वर्ब क्या करेगी? अगर दूसरी मेन वर्ब लगाओगे तो कोई सब्जेक्ट भी लगाना पड़ेगा, फिर तो दो क्लोज हो जाएंगी। दो क्लोज हो जाएंगी तो एक कंजंक्शन भी लगाना पड़ेगा। ऐसा तो कंटेक्स्ट, ऐसा तो सिंटैक्स यहाँ पर है नहीं, ऐसा सिनेरियो तो है नहीं। तो ये जो वर्ब लगाई गई है ये एक्चुअली में है क्या? ये वर्ब लगाई क्यों गई है? देखो, अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस में जो वर्ब है वो मेन वर्ब के अलावा नॉन फाइनाइट नेचर की भी हो सकती है। मेन वर्ब फाइनाइट नेचर की होती हैं, इनके अलावा नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो सकती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब होती तो वर्ब ही है मूल रूप से, लेकिन सेंटेंस में भैया ये वर्ब ना हो, वर्ब के मेन फंक्शन में ना होके एडजेक्टिव, नाउन वगैरह के फंक्शन में चली जाती हैं। जैसे कौन कौन सी होती हैं हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब? कौन कौन सी होती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब? जैसे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है? 2 + V1 है, तो ये मूल रूप से वर्ब ही, क्योंकि मैं इन्हें क्या कह रहा हूं? नॉन फाइनाइट वर्ब। ऐसी वर्ब जिन्हें फाइनाइट नहीं किया जा सकता, जिनके दायरे को सीमित नहीं किया जा सकता। फाइनाइट का मतलब सीमित। ऐसी वर्ब जिनके दायरे को, स्कोप को सीमित नहीं किया जा सकता, उनके दायरे को लिमिट नहीं किया जा सकता, फाइनाइट नहीं किया जा सकता टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। ऐसी वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। इन्फिनेटिव यहां पर लगा हुआ है 2 + V1। अब ये जो इन्फिनेटिव है तो नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन यह नाउन भी हो जाएगा, एडजेक्टिव भी हो जाएगा, एडवर्ब भी हो जाएगा। ऐसे ही लिखा है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कहते हैं, है तो नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन सेंटेंस में एडजेक्टिव के फंक्शन में होती है। ऐसे होते हैं हमारे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म, है तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन सेंटेंस में एडजेक्टिव होती है। ऐसी एक हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल है क्या? ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन सेंटेंस में एडजेक्टिव होती है। सारे पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही होते हैं। इसके अलावा एक होता है हमारा जीरेंड। जीरेंड क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, है तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन सेंटेंस में नाउन होता है। नाउन का मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। इन्फिनेटिव का छोटा भाई एक और रहता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव मतलब नंगा इन्फिनेटिव, जिसको कवर ना किया गया हो, यानी कि बिना टू के लिखा रहता है। ये टू नाम की कवर इससे हटा दी जाती है। ये बेयर इन्फिनेटिव भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट वगैरह बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये वर्ब होते हुए भी किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के फंक्शन में आ जाती हैं। एडजेक्टिव और नाउन और एडवर्ब वगैरह ये हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप इसको बुल्ड को मेन वर्ब तो कह नहीं सकते। मेन वर्ब तो इसको कंसीडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसको फिर सब्जेक्ट भी चाहिए, फिर इसको सेंटेंस में एक कंजंक्शन भी चाहिए उस दूसरी क्लोज को जोड़ने के लिए। अब एक्चुअली में ये है क्या? अब ये मेन वर्ब ना होके, फाइनाइट वर्ब ना होके, इसको नॉन फाइनाइट वर्ब होना है। नॉन फाइनाइट वर्ब यहां पर होना है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब अगर इसको होना है
तो नॉन फाइनाइट वर्ब में से भी कौन सी वाली नॉन फाइनाइट वर्ब होना है? इन्फिनेटिव होना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होना है, पास्ट या परफेक्ट या जिरेंट, क्या होना है इसको? वो हमें देखना पड़ेगा इसके फंक्शन के आधार पर। हमें देखना पड़ेगा कि बुल्ड को किस फंक्शन को कन्वे करने के लिए, किस फंक्शन को कैरी करने के लिए लगाया गया है, तो उसी फंक्शन को कैरी करने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लगा देंगे। भाई अगर बुल्ड को एडजेक्टिव बनाने के लिए लगाया है तो हमें पार्टिसिपल में चुनना पड़ेगा। अगर हमें एक नाउन का फंक्शन यानी कि सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का या कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन चाहिए तो हमें जिरेंट लगा देना पड़ेगा। अगर हमें एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन वगैरह चाहिए तो हमें इन्फिनेटिव लगा देना पड़ेगा। ठीक है, यही तो करना पड़ेगा। तो आप ये सोचिए कि मैं बुल्ड का टू बुल्ड करूं, बिल्डिंग करूं या बिल्ड करूं, क्या करूं? देखो मैं आपको बताता हूं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। ये जो बाई मैन मैंने आपको शुरू में बताया था कि बाई प्रीपोजिशन और उसके बाद लिखा गया है उसका ऑब्जेक्ट, और बाई प्रीपोजिशन लगाया जाता है डूअर के लिए, डूअर को रिफर करने के लिए। इसका मतलब है कि ये जो बुल्ड वाला काम है इसका ही डूअर ये बताया जा रहा है, यानी कि ये एक्शन डन बाई समबडी एल्स हो गया। जब हम पैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तब भी हम बाई प्रीपोजिशन लगा के कोई ना कोई डूअर लिखते हैं बाद में, पैसिव फॉर्म की वर्ब, पैसिव फॉर्म की स्ट्रक्चर लिखने के बाद। तो यहां पर भी अगर बाई मैन लगाया गया है तो निश्चित तौर पर ही किसी ना किसी एक्शन डन बाई समबडी एल्स को दिखाया गया है, यानी कि जो बुल्ड वाला एक्शन है ये सब्जेक्ट के द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा किया गया है। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के द्वारा नहीं, ये स्ट्रक्चर को किसी और के द्वारा बिल्ड किया गया है। तो एक्शन डन बाय समबडी एल्स यानी कि पैसिव मीनिंग को कन्वे करने वाला जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इस बात को क्लियर करने के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर लिखा मैंने, तो ब्रोकन चेयर का मतलब क्या है? द चेयर इज ब्रोकन। इज ब्रोकन का मतलब क्या है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और द चेयर इज ब्रोकन को कोई होशियार बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, द चेयर इज ब्रोकन बाय समवन। ठीक है भाई, किसी न किसी के द्वारा तो तोड़ी गई होगी। अब चूंकि उसको जानते नहीं है, वो इंडेफिनिट है, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन ही होते हैं। अब उसे जानते नहीं, चूंकि वो इंडेफिनिट है तो उसको बोलना जरूरी नहीं समझा। जिसको जानते नहीं उसके बारे में क्या बताना, तोड़ गया कोई जो होगा। तो इतनी बात आप समझिए कि जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है ये क्या है? पैसिव स्ट्रक्चर ही तो है। और यहां पर ये जो लिखा था चेयर नाउन और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एडजेक्टिव हो रहा था पास्ट पार्टिसिपल इस नाउन के लिए। एडजेक्टिव जो होते हैं वो सारे के सारे व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होते हैं। किस प्रकार की चेयर? ब्रोकन चेयर, टूटी हुई चेयर, जिसको तोड़ा गया हो किसी के द्वारा। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आती है तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं। ये यूं कहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जब किसी नाउन को मॉडिफाई करने लगती है, एडजेक्टिव के फंक्शन में आ जाती है, उसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे मैं यहां पे लिख दूं न्यू चेयर, चेयर नाउन और न्यू हो गया उसके लिए एडजेक्टिव। उसी प्रकार से मैंने ब्रोकन चेयर लगाई हुई है, ब्रोकन को एडजेक्टिव बनाया हुआ है नाउन के लिए, जैसे न्यू हो रहा था। तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हो गई, नाउन को मॉडिफाई कर रही है, नाउन मॉडिफायर हो गई मतलब एडजेक्टिव हो गई, मतलब पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये पैसिव मीनिंग को कन्वे करते हैं। पैसिव मीनिंग को कन्वे करने का मतलब है कि ये जो एडजेक्टिव ब्रोकन चेयर जिस नाउन के लिए यूज हो रहा है वो नाउन इसका डूअर नहीं है, डूअर कोई और है, एक्शन किसी और के द्वारा किया गया। चेयर ने किसी को नहीं तोड़ा, चेयर को तोड़ा गया है किसी और के द्वारा, चेयर को तोड़ा गया है किसी और के द्वारा बाय समवन। वो बाय समवन कोई भी हो सकता है, यानी कि पैसिव मीनिंग को कन्वे करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वहीं दूसरी ओर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एक्टिव मीनिंग को कन्वे करते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख दूं रनिंग
रनिंग गर्ल, रनिंग गर्ल। तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे आप कहते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये जिस नाउन के लिए इस्तेमाल हो रही है गर्ल नाउन, ये नाउन ही इसका डूअर है, ये नाउन ही इस काम को कर रही है, गर्ल ही रन कर रही है। लेकिन यहां पर चेयर ब्रोक नहीं कर रही, चेयर को ब्रेक किया गया है। इतनी बात समझिए। तो एक्शन डन बाय समबडी एल्स का सेंस आता है, यहां पर एक्शन किसी और के द्वारा किया जाता है और पैसिव मीनिंग को कन्वे करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग को कन्वे करते हैं। एक्टिव मीनिंग को कन्वे करने का मतलब है जिस नाउन के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है, जैसे कि रनिंग यूज हुआ है गर्ल के लिए, वो गर्ल ही इसका डूअर है और यहां पर डूअर कोई और है, कोई और है। तो इतना हिंट अगर यहां से मिल गया हो तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है। यहां पर बाई मैन मैंने लिखा हुआ है, मतलब डूअर कोई और है, स्ट्रक्चर ने काम नहीं किया। ये जो बुल्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यहां पर होना चाहिए, बुल्ट यहां पर लगाया जाना चाहिए। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, बुल्ड नहीं, यहां पर बुल्ट लगाया जाना चाहिए, बुल्ट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि एडजेक्टिव यानी कि पास्ट पार्टिसिपल किसके लिए यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है इस नाउन के लिए। इस ये जो स्ट्रक्चर लिखी है ना, इस नाउन के लिए यूज हो रहा है, और इस नाउन ने बुल्ड वाला काम नहीं किया, बुल्ड वाला काम किसी और के द्वारा किया गया है। एक्शन डन बाय समबडी एल्स का सेंस आ गया, पैसिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमें पास्ट पार्टिसिपल को लगाना चाहिए। ये आपकी गलती हो गई इस सेंटेंस में। विजिबल एक और एडजेक्टिव लग गया, उसी वन स्ट्रक्चर के लिए दूसरा एडजेक्टिव लगा दिया। प्रेडिकेटिवली यूज हो जाते हैं एडजेक्टिव, कहीं पर भी लगा दिए जाते हैं। देखिए किसी भी एडजेक्टिव को दो तरीके से यूज कर सकते हो आप, जैसे आप लिख सकते हो गुड गर्ल, गर्ल नाउन हो गया, गुड हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है, एट्रीब्यूट बताने के लिए। फिर मैं लिख दूं यहां पर द गर्ल इज गुड, ये भी तो एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट बन गया लेकिन है तो एडजेक्टिव ही है, लेकिन अब ये प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा है, प्रेडिकेट का हिस्सा है। तो यहां पर विजिबल वन स्ट्रक्चर की साइड में नहीं लिखा, बाद में प्रेडिकेट में लिखा है। ओके, तो प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा है, हो सकता है। विजिबल हो गया एडजेक्टिव और फ्रॉम हो गया प्रीपोजिशन, और फ्रॉम प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई एक एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब प्लेस इसलिए क्योंकि इस वर्ब का, इस एडजेक्टिव का प्लेस बताने के लिए आई है, ठीक है, इस एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो एडवर्ब। ये हो गए आपके 220 सेंटेंसेस। आप डिटेल में इसी तरह से चीज़ों को एनालाइज कीजिए। 100-200 सेंटेंस अगर आपने इस तरह से कर लिए, थोड़ा सा समय दिया चीज़ों को, तो मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है, मैं पूरी तरह से जानता हूँ इस अप्रोच के बारे में, ये आपके दिमाग को इंग्लिश के बारे में बिल्कुल खोल देगी और एग्जामिनर आपको घुमा नहीं पाएगा। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, हर चीज़ को जानते होंगे, समझते होंगे। आप नई सिचुएशन में भी, नए कंटेक्स्ट में भी अपने दिमाग को लगा सकेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।